अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक फर्स्ट क्लास मज़े में फटफाट अपनों के साथ रहें जहाँ खुशबाश। जनाब का मेज़बान अज़हर अली बेग आप खिदमत में हाजिर है। सबका आगाज़ आपको खुशामदीद और उस बाबरकत नाम से परवरदिगार की जिस कुल कायनात को तख्लीक किया है साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की आज अल्लाह ताला ने एक और दिन से हमें नवाज दिया है। अल्लाह का बेहद शुक्र अदा किया जाए कि हम अपने हाथ पैरों सलामत अब आन पहुँचे हैं, आंखें खुली हैं, कान सुन रहे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, और जो नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया, या अगर नहीं भी किया, जो करोगे अपना लंच, तो उसका जायका भी तुम अपने हाथों की मदद से लुत्फ़अंदोज़ होगे और सांस भर के लेने में खुशनुदी हासिल करोगे। तो उस परवरदिगार का वो कहते हैं कि अपनी नेमतों का अल्लाह कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जनाब ये दुनिया बड़ी प्यारी है, खूबसूरत है, खूबसूरत निगाहों से, अच्छी पॉजिटिव मुस्बत सोच से अगर आप चीज़ों को देखें, समझें, परखें, हर इंसान बहुत अच्छा है। जब इस दुनिया में आता है तो उस इंसान बिल्कुल खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाएगा, सिर्फ अमालनामा साथ शामिल होगा। जब इंसान आता है तो साहब औरों के साथ मशगूल हो जाता है और लोगों से जुड़ जाता है। कहीं कुछ होता है, कहीं कहीं बातें होती हैं, कहीं कुछ होता है, और इस सिलसिले को बढ़ाते हुए माशरे में वो ऐसे ढल जाता है जहाँ वो परवान चढ़ बैठता है। और साहब बात सिर्फ इतनी सी है कि मिलजुल के ज़िंदगी गुजारिए और आज के वक्त जो मिल जाए उसको हंसी खुशी तय कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त दोबारा पलट के नहीं आता है। तो बात चलते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ते फिर टूट जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, हिम्मत करते हैं, और जिस मिशन के लिए गामज़न रहते हैं उसमें बिल्कुल साबित कदम रहते हैं और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखते हैं, तो वो कमाल हो जाता है। औरों की बातों में ना आइए, ज़रूर सुनिए उनकी बातों को गौर से जो आपसे काबिल आप लगता है कि जहाँ ये काबिल शख्सियत के हामिल हैं, तो इनसे कुछ सीखा जाए। चाहे आपके टीचर हों, आपके पेरेंट्स, जो कि पहली गोद होती है, पहला घर आपका घर, आपकी माँ की गोद, वालिद से सर पर पहली दुआ ही बाप की अर्श पे चली जाती है, और माँ की दुआ तो फिर कमाल जन्नत किया। तो बात अक्सर बेशतर आपने बसों में लेकर देखा है, तो ऐसे नहीं है, तो माँ की दुआ तो फिर माँ की दुआ और बाप की दुआ, तो वो दरवाज़ा है जन्नत का, जोड़ के रखिए। उफ़ तक ना कहें, ये तो हमने पहले ही सुन बैठे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने साफ कह दिया है कि जब वो बूढ़े हो जाएं तो उनसे शफ़क़त से, खुलूस से, मोहब्बत से पेश आओ, उनको उफ़ तक मत कहो, क्योंकि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी सारी तकलीफ़ों में भी उन्होंने कभी अपने माथे पे बल नहीं आने दिया और खूबसूरती के साथ तुम्हें परवान चढ़ाया और वसीला बने। तो यही चीज़ें हैं। और फिर कौन किस मंथ जो है वो दुनिया में आता है तो सिलसिले जुड़ जाते हैं सितारों से, सितारों के हालों से, और कोई किसी का जो है स्कॉर्पियन होता है, किसी का कैंसर होता है, किसी का विर्गो होता है। तो ये सारे बहुत सारे सितारे हैं, इन सितारों में एक अलग ही दुनिया वाबस्ता है। तो आज जो है अपने प्रोग्राम का जो है हम आगाज़ कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर ये सब चीज़ों को जोड़ती है, कुछ सीखेंगे, सिखाएंगे, आप तक पहुँचाएँगे। आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर उनसा शाह साहिबा, इनको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड आप मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक होता था उनसा एक होता है गुड मॉर्निंग, एक होता है सुबह हुँ, बखैर। तो ज़्यादा हुँ। सुनने में क्या अच्छा लगता है जब आपकी वालदा सुबह आपको उठाया करती थी जब आप छोटी थीं? तो गुड मॉर्निंग का मज़ा एक अलग है हाँ, और सुबह बखैर का मज़ा भी एक अलग है। तो ज़्यादा सुबह किसमें महसूस हाँ। होती थी? नहीं, पहले तो जो हमारे वालिदैन हैं, वो अस्सलाम वालेकुम कहते थे। सलाम यस, का एक ट्रेंड खूबसूरत। था कि सलाम से सुबह की आगाज़ होती थी। हाँ। अब जो हमारे बच्चे हैं, हम उनको जब वो उठते हैं या हम गुड मॉर्निंग कहते हैं उनको। तो जेनज़ीज़ जो हैं, तो ये हाँ, डिफ़रेंस हो गया है इस बिल्कुल। जनरेशन और हमारी जनरेशन में। जी, 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 जी। वी आर द मिलेनियर्स, राइट? या वी आर मिलेनियर्स। अच्छा, ये सब मिलेनियर और जेनज़ीज़, ये ओके फ़ाइन, अच्छा लगता है। एक एक हाँ, चीज़ें हैं, और हालात वाक़या तब्दील भी हो रहे हैं, और हालांकि हमें अपने आप को तब्दील भी कर लेना चाहिए। बिल्कुल करना लेकिन चाहिए। जी, एज़ जी। बीइंग अ मुस्लिम, और जो हमारे ज़ाब्ते अखलाकियात हैं, हम जो हमारा हुँ। कल्चर है, उसको हम थोड़ा-सा भूलते-भूलते कहीं और निकल जाते हैं। है कि नहीं? हाँ, क्योंकि बाहर का कल्चर यहाँ पे बच्चे ज़्यादा एडॉप्ट कर रहे हैं। हुँ। मुझे लगता है कि अब्रॉड ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रही है, बच्चे स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहे हैं, इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, हॉलीवुड ज़्यादा ट्रेंड है, तो हुँ। शायद यहाँ पे वही कल्चर हुँ। आता जा रहा है।
और लेकिन हम भी कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ एडजस्ट करें, लेकिन बच्चों को उसी ऑब्वियसली जो हमने सीखा या हमारे कुरान पाक में या अल्लाह पाक या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी अहकामात हैं उन पे हम कोशिश होती है कि उनको फॉलो करें, नमाज की जो है तलकीन करें, और जैसे इस्लामिक कल्चर है उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि मतलब अच्छी तरबियत दें उनको। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अब ठीक है, मॉडर्न हैं, अपना वो चीज़ें भी चल रही हैं उनकी, अपनी स्टडीज़ और ये सारी चीज़ें, लेकिन इन चीज़ों को भी वो बहुत मतलब जेनज़ीज में बहुत पॉजिटिविटी भी है कि वो लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं यस और राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग कहने के मतलब बहुत कॉन्फिडेंट है। और साबित शायद कदम हम रहते लोग हैं थोड़े से हाँ हैं बिल्कुल वो ऐसे ही कहें ये है। गलत है तो बस ये गलत है, हम सुन ही नहीं रहे आपकी बात। हम तो फिर सुन भी ही अपने नहीं ज़माने रहे। में कहते थे, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे नहीं बेटा समझो अभी खामोशी इख्तियार करो, हाँ, तो ये कहते नहीं खामोशी, हाँ, वो कोई लोग बात। खामोश नहीं होते हैं। अब आप जो सही तब्दीलियाँ बात है। देख रहे हैं वो जेनज़ीज़ ही ला रहा है हाँ। तब्दीलियाँ, चाहे जी, श्रीलंका जी, हो, जी, जी। बांग्लादेश हो, और अब हाँ। यहाँ भी हमें उभरता हुआ नज़र आ रहा है। वल्लाह आलम कहाँ जाके हुँ, रुकेगा। सबके लिए खैर आफियत हो। बाकी हुँ। आपको वेलकम करूँगा वंस अगेन, आप अपने कीमती वक्त में से आई और थैंक आप यू। माशाल्लाह टैरो कार्ड रीडर की हैसियत शुक्रिया। रखती हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं माशाल्लाह, इतना कुछ आप कर रही हैं जी। कम उम्र में, और घर गृहस्थी भी है। ये कैसे कर लेते हैं जी, आप जी। थोड़ा सिखाएं हमारे आज के बच्चों को सब काम साथ के, फिर मैं आपके टॉपिक के ऊपर आऊँगा। हाँ, बिल्कुल आई थिंक जो फीमेल्स हैं या मेल हैं तो भी मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। घरदारी तो हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ-साथ हमें अपने आप को भी वक़्त देना चाहिए और कोई ना कोई स्किल ज़रूर होनी चाहिए। चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, कम उम्र हैं या वो हैं, ओल्ड हैं। स्किल जो है ना वो आपको पूरी ज़िंदगी काम आती है। तो स्किल जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई ना कोई नॉलेज गेन करते रहना चाहिए, लर्न करते रहना चाहिए, एज कोई भी हो। एज जो है ना इस चीज़ के लिए नहीं होती कि आप 50s में 40s में तो बस हमने घर पे बैठ जाना है, तो नहीं रिटायर्ड होना है, नहीं। आपकी जो स्किल है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा, और फिर हार्ड वर्क जो है ना वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है कि बिल्कुल। जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। आजकल लोग हैं शॉर्टकट्स में भी लग जाते हैं कि जल्दी से पैसा आ जाए, बहुत सारा पैसा कमा लें। लेकिन आई थिंक शॉर्टकट से ज़्यादा जो है ना अगर आप मेहनत करते हैं और तो उससे आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। आपकी जो लगन है, आपकी जो मेहनत है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही होती हूँ। ओके। घर के काम भी, ग्रोसरी भी, बच्चों को भी देखना है और अपना काम भी है। फिर मेरे यूट्यूब चैनल्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 यूट्यूब यूट्यूब चैनल्स हैं। तो अच्छा। उनका भी शूट्स चल रहे होते हैं वेरी और गुड। उनकी प्रेडिक्शन, हॉरोस्कोप होता है उसमें, वीकली हॉरोस्कोप, मंथली रीडिंग्स, अच्छा। करंट अफेयर्स, लव रीडिंग्स, तो बहुत सारी चीज़ें साथ-साथ मैं लेके चलती हूँ। मेरी अपनी टीम है, वो सारी चीज़ें डील करती है, लेकिन शूट्स वगैरह कंटेंट सारा मेरा होता है अच्छा। और मॉर्निंग शोज़ अलग चल रहे होते हैं। ऑब्वियसली जो-जो इनवाइट करता है, तो फिर हाँ, वहाँ पे भी मैं अटेंड करती रहती हूँ। सही। तो तो ये है सरासर। क्या क्या हुँ। क्या जी, क्या सितारे क्या कहते हैं, किसके बारे में थोड़ा-सा शुरू कहाँ से करें? मैं आप पे छोड़ता हूँ आज, बड़ा कुछ है, मैं तो जंजीज़ को भी छेड़ दिया, मुल्क पाकिस्तान का भी एक हुँ, है, कुछ सितारे हमारे स्टार्स के भी होते हैं, कौन कहाँ कितना आगे जा रहा हुँ। है, और हालात व वाक़यात इस वक़्त हम किस तरफ गामज़न हैं? इस वक़्त देखिए अगर हम एस्ट्रोलॉजी की नज़र से देखें तो इस वक़्त लियो जो है ना वो बहुत पावरफुल सिचुएशन में है, क्योंकि प्लैनेट्स की जो पोज़ीशन है ना, सन प्लैनेट जो है वो रूल करता है लियो को, और इस वक़्त लियो में 3 प्लैनेट्स की मौजूदगी है। एक सन, एक मरकरी और केतु। तो लियो वाले इस वक़्त यानी कि जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है जिसमें, या जो लीडर्स हैं स्पेशली जो पॉलिटिक्स में हैं या गवर्नमेंट लेवल पर हैं या सुपर पावर्स हैं, उसमें मुझे काफ़ी कुछ हुकूमती सतह पर चेंजेस आपको नज़र आएँगे, या हुँ, आप खुद अपना इंडिपेंडेंट काम करने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर अगर लीड करने की क्वालिटी है, अल्लाह ताला ने आपको ऐसी सलाहियत दी है, तो अपनी टीम बनाएँ, अपना काम शुरू करें, हुँ, इंडिपेंडेंटली कोई काम करेंगे। अपनी जो आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने स्किल दी है या सलाहियत दी है, उसको ज़रूर आप एनहांस करें, उसको सामने लेकर आएँ, हुँ। और जो है ना, तो ये जो वक़्त है ना, और अभी आपको पता है सोलर इक्लिप्स भी हुआ है, सूरज ग्रहण जी, भी जी, जी, गुज़रा है। जी। तो अब जो है ना बहुत बड़ी-बड़ी जैसे तब्दीलियाँ हम कह सकते हैं पूरी दुनिया पे आप देखेंगे, और थोड़ा-सा जो है एक इम्पल्सिव अग्रेसिव सिचुएशंस भी होंगी और कुछ चीज़ें बेहतर भी होंगी।
हमारे मुल्क में कुछ बड़े बड़े डिसीशंस भी हो सकते हैं हुकूमती सतह पर, अच्छा। लेकिन जो यूथ है, यंग जनरेशन है, उसमें अवेयरनेस बहुत आ रही है। ठीक मतलब है। अवेकनिंग वाली जो एनर्जी मुझे नजर आती है, हुँ। और ये क्लैरिटी आ रही है कि सन जो है क्लैरिटी को शो करता है, सन प्लैनेट जो है वो क्लैरिटी को शो करता है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप देखेंगे कि क्लैरिटी आएगी। जिन लोगों को मालूमात नहीं है ना, नो हाउ नहीं है, तो भी चीज़ों की मालूमात, इन्फॉर्मेशन लोगों को सोशल मीडिया के भी ज़रिए और यंगस्टर्स के ज़रिए, यूथ के ज़रिए जो है अवेयरनेस आना शुरू हो तो जाएगी। देखिए तो इंटरनेशनल ये सतह पर सिचुएशन तो है। उनसा हम देख रहे हैं कि बड़े काम हो रहे हैं और पाकिस्तान बुलंदी की तरफ गामज़न है और मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान के हुँ, साथ हाथ मिला रहे हैं, दिफाई मुआहदे हुँ, किए जा हुँ, रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडिंग हुँ, मुआहदे किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुँ। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को अगर देखें तो जेनज़ीज़ हमें कहीं कहीं उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, एक होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, जी। तो क्या जी, ये जी। हुकूमत को क्या कोई टफ़ टाइम देने जा रहे हैं या मामला तो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, आपको लगता है? सितारे इसमें ये क्या किधर हैं? देखिए, हुकूमती सतह पर अभी भी अगर हम पाकिस्तान के लिए देखें तो यहाँ पे जो कार्ड्स आते हैं, 7 ऑफ वांड्स स्ट्रगल से गुज़र रहा है, चैलेंजेस हैं। अपना जो है नाम बनाना या अपनी पोज़ीशन को बरकरार रखना या अपनी पोज़ीशन को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उस क्राइसिस से, या जो कुछ टाइम से जो पूरे मुल्क में जो हुई है पाकिस्तान को लेकर, तो उन चीज़ों को लेकर बेहतरी की तरफ तो जा रहे हैं। और जेनज़ीज़ जो हैं, मैं ये समझती हूँ कि अगर जो गवर्नमेंट उनका साथ दे तो जेनज़ीज़ भी जो है ना शाना बशाना चलने के लिए तैयार हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जेनज़ीज़, ये यंगस्टर्स के लिए मुख्तलिफ मौाक़े, रोज़गार, स्पेशली जो है रोज़गार के लिए बाहर उनको जाना पड़ रहा है, तो रोज़गार के मौाक़े यहीं पर प्रोवाइड करने चाहिए। हुँ। जिस तरह गवर्नमेंट जॉब्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई स्किल्स की सीखने के लिए मौाक़े हो सकते हैं, तो हर कोई अफ़ोर्ड तो नहीं कर सकता बैरून मुल्क जाना या स्टडी करना। तो यहीं पर कुछ ऐसे उनको काम करने चाहिए ताकि उनकी जो आने वाली जो जनरेशन है, ऑब्वियसली उसके हाथ में ही उसकी जो भाग-दौड़ है पाकिस्तान की, वो हुकूमती ऑब्वियसली सतह उन्हीं पर के कोई हक़ आप में। देख रही हैं, कोई तब्दीली देख रही हैं? सितारे क्या कह रहे हैं? हुकूमती सतह पे कोई तब्दीली आने वाली है? कोई आ रहा है, कोई जा रहा है? आपको लग रहा है कोई नहीं, नहीं, आएगा, अभी तो जाएगा? फ़िलहाल तो देखिए, जो गवर्नमेंट है वो तो बहुत स्टेबल है। यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये कार्ड पावर का कार्ड होता है, एनर्जी का कार्ड होता है। इस ठीक वक़्त है, फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ पावर में है। ठीक है। यहाँ जो गवर्नमेंट इस वक़्त चल रही है, करंट जो गवर्नमेंट चल रही है, हुँ, हुँ, हुँ। तो जो है वो फ़िलहाल मुझे चेंजेस कुछ नज़र नहीं आ रहे। ओके। कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। जैसा है वैसे ही चलेगा, और नेक्स्ट 1 साल की एनर्जी ही मैं आपको बता सकती हूँ कि 1 साल तक कोई अच्छा। चेंजेस मुझे आते हुए नज़र नहीं, कोई ना आएगा, ना कोई जाएगा। सूबाई सतह पर कौन-सा सूबा आपको लग रहा है कि वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा आवाम के लिए काम कर रही है और करेगी इन द फ्यूचर? ऐसा कोई वाइब्स अच्छी पॉजिटिव आपको लग रहा है? अम, देखिए यहाँ पर एक तो सिंध, ज़ाहिर है हम सिंध में रहते हैं, तो सबसे पहले कार्ड जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है सिंध गवर्नमेंट के लिए। हुँ, तो काम हो रहा है लेकिन स्लो है। मतलब इम्प्रूवमेंट देखेंगे लेकिन जल्दी नहीं है कि कुछ विदिन फ्यू डेज या फ्यू वीक्स में कोई तब्दीली आएगी। तब्दीली है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है अच्छा। कि कुछ इन्वेस्टमेंट होगी, कुछ डेवलपमेंट होगी, लेकिन बहुत स्लो, आहिस्ता-आहिस्ता, जो है स्पीड जितनी फ़ास्ट होनी चाहिए उतनी फ़ास्ट नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट होगी, चेंजेस आएँगे। आएगी। हुकूमती सतह पे नहीं, लेकिन जैसे शहरों में जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो हुँ, गया हुँ, हुँ, या हुँ। कुछ और चीज़ें हो गई, उस चीज़ों में हो सकती है। ओके फाइन, यहाँ पे ब्रेक ले रहा हूँ, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हुँ। फिर जानेंगे कि जेनज़ीज़ तो अपनी जगह, उनके सितारे और मिलेनियल्स कहाँ पे, इनके लिए क्या आगे उम्मीदें हैं, और तरक्की तो अपनी जगह ही है। थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे सिटी एट 10। वेलकम बैक वंस अगेन। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है सिटी एट 10 में। खुशामदीद। सुबह के आगाज़ तो ऐसे सबका हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर है फजर की नमाज़, उसके बाद सिलसिले और कुरान पाक की तिलावत। अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर हमें दिन दिया। हम ब्रेक से पहले थे उनसे शाह साहबा के साथ, ही इज़ अ टॉर्ट कार्ड और एस्ट्रोलॉजर कैसे रखती हैं, और हम बात कर रहे थे हालात वाक़यात। जेनज़ीज़ तो अपनी तरफ काम कर रहे हैं,
आया कि जो मिलेनियल्स जिनसे हम कहते हैं, अगर मैं उनसा ये किस में आते हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन को ज़रा क्लियर करें ज़रा। पहले तो ये मिलेनियल्स किस उम्र में, किस ईयर में आ रहे होते हैं, ब्रैकेट बताएं। आई थिंक ये जो है 2000 वाले जो हैं वो जेनजीज हैं जो ठीक है। 2000 से हैं, और 2000 से पहले यानी कि 1999 से लेकर 1980 तक जो है वो मिलीनियर्स हैं। फाइन। इन और जी। जी, इनका क्या, सितारे इनके लिए क्या कहते हैं हमारे नौ, ये भी तो मतलब बीच उम्र में तकरीबन आ चुके हैं। अच्छा, इनके लिए सितारे क्या कहते हाँ, हैं? बड़ी मेहनत कर इनके रहे लिए हैं, बड़ी उम्मीदें थी इनको अपने हाँ, बच्चों के लिए, और बच्चे अपने बाहर भेज रहे हैं, और ये खुद भी कुछ ना कुछ हाँ, लगे हुए हैं। सितारे क्या कहते हैं इसमें? हाँ। सितारे तो देखिए उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे कार्ड्स भी बड़े अच्छे हैं, 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, कभी-कभी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, कभी हर्ट भी हो जाते हैं, कुछ ऐसी बातों से, कुछ ऐसी खबरों से, कुछ ऐसी क्योंकि एक्सपेक्टेशंस उनको काफ़ी ज़्यादा हैं। और ऑब्वियसली जितना ज़्यादा मुझे लगता है जो मिलीनियर्स अपने बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं, उतना ज़्यादा आई थिंक किसी ने नहीं की होंगी उससे पहले। तो हाँ, लेकिन ये है कि शायद पहले पेरेंट्स और बच्चों में इतना डिस्टेंस नहीं होता, ये कम्युनिकेशन का कार्ड है कि जो जेंजीज और मिलीनियर की कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा है। हर बात करना, हर बात शेयर करना, मतलब कम्युनिकेशन गैप नहीं है पेरेंट्स और जेनजीज में, बच्चों में। ठीक तो है। ये एक चेंज मुझे नजर आ रहा है जो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि जो भी बात है वो आपस में कर लें। जो मिलीनियर फील करते हैं, जो जेनजीज फील करते हैं, वो आपस में डिस्कस कर लें, कम्युनिकेट कर लें, तो आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आपस में। तो ओके। ये है। और हुँ। आने वाला वक्त जो है, अगले अगर मैं बात करूं, लोग उम्मीद पे दुनिया कायम है, परवरदिगार सबके लिए काम अच्छे रखे, तो आपके सितारे जो हैं वो आने वाले वक्त में अगले कोई 5-10 साल में क्या लोग हुँ। मज़ीद पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे होंगे, या रिटर्न का कोई ऑप्शन है? कहीं लग रहा है ऐसा कोई उम्मीद आपको? रिटर्न का तो हो सकता है, मुझे नहीं लग रहा कि जो लोग बाहर जा चुके हैं ऑलरेडी वो वापस तो नहीं आएँगे। यहाँ पे कार्ड्स भी यही बता रहे हैं, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो काफ़ी लोग जो हैं वहाँ पे माइग्रेट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स से रिस्ट्रिक्शन बढ़ेंगी, अच्छा। कंडीशंस बढ़ेंगी बाहर की, जैसे वीज़ाज़, इमिग्रेशन इतना आसान नहीं होगा। शायद कुछ टाइम पहले ईज़ी होता था, जल्दी माइग्रेट कर लेते थे। अब जो है ना स्ट्रिक्ट हो जाएँगे, कुछ रूल्स ऐसे हो जाएँगे, कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाएँगी कि आई थिंक जब तक कोई एजुकेशन नहीं होगी, कोई स्किल नहीं होगी, कोई भी कंट्री जो है ना वो ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इल्लीगल वे में कोई चला जाता है तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन लीगल जो कंडीशंस है ना वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हुई नज़र आ रही है। तो उससे ये है कि यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जो है किसी न किसी से स्टे कर लें। लेकिन गवर्नमेंट भी यहाँ पे स्ट्रगल तो कर रही है, लेकिन इतनी जल्दी कुछ कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। आप तो बहुत लंबी बात कर रहे हैं, 5 से 10 साल को प्रिडिक्ट करना आसान नहीं आसान होता, है। और कोई भी नॉलेज ज़ाहिर है अल्लाह पाक के अलावा तो और किसी बेशक, को गैब का इल्म नहीं बेशक, पता। तो बेशक। ये एक लिमिटेड होती है नॉलेज, और हम इसको 1 साल, 2 साल तक ही महदूद रख सकते हैं। जो दावा करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे भी होते हैं, 5 साल, 10 साल की स्टोरी सुनाते हैं, लेकिन वो सब फेक होती है। तो लेकिन नियर फ्यूचर में लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, वो यहाँ से मूव होंगे, लेकिन अच्छा। वापसी नज़र नहीं आ रही। नहीं आ रही। जी, तो यानी आने वाले वक्त जो है थोड़ा सा टफ नज़र आ रहे हैं, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी टफ है ना। होगा। जी, अल्लाह जी, खैर जी, करे जी, 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 करे जी। जी। और ये जो है थोड़ा सा रुख करते हैं जॉब करने वाले अफराद, क्या लग हुँ, रहा है? मेजॉरिटी तो अभी हम जजेस को देखते हैं तो अब इनका ये माइंड सेट है कि जी हमने अपना बिज़नेस करना है, नौकरी की तरफ नहीं हाँ। जाना। लेकिन हम जी, जो जी। मिलीनियर्स थे, लाइक वो थे कि लाइक या जॉब फर्स्ट, और एक अच्छा, लाइक बचपन में हमारी वालदा कहते थे भाई अच्छा पढ़ो और बड़ा आदमी बनना है। तो मैं अक्सर बेशतर हुँ, अपने प्रोग्राम में बच्चों से पूछता हूँ कि ये बड़ा आदमी क्या होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बड़ा आदमी शायद कोई बहुत बड़ा आदमी, लाइक कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन। तो ये अगर ये ऐसी चीज़ें अगर लग रहा है, तो फिर बाकियों के लिए भी क्या होगा? आपको लगता है कि बंदे को जो है अमूमी तौर पे कि जॉब
की तरफ लोग जा रहे हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि जॉब वाले हालात आगे लोग छोड़ के जाने के मूड में शायद होंगे। जी, जी। यहाँ पे देखिए ना, कार्ड जॉब के लिए 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड, जो तलवारें ही तलवारें हैं। तो यहाँ से तो एस्केप नज़र आ रहा है, यहाँ से तो भागते आ रहे हैं जो लोग जॉब में इंटरेस्टेड हैं, या जो एजुकेशन लेवल पर अपना हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग जॉब में इंटरेस्टेड हैं, और यहाँ पे तो मुझे कोई ख़ास मौक़े नज़र नहीं आ रहे। हाँ, वो लोग स्टे करेंगे जो कारोबार कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है, अपना उनके साइड लिए अच्छा है। बिजनेस। हाँ, ये भी हो सकता है कोई पार्ट टाइम जॉब करके फिर साइड पे कोई बिजनेस भी कर लें, क्योंकि मल्टीपल ही काम करने चाहिए मुझे। जैसे कार्ड्स में भी ये लग रहा है कि जो लोग मल्टीपल काम करेंगे वही कामयाब रहेंगे। अगर एक चीज पे स्टक रहेंगे कि एक ही काम करना है, एक ही नौकरी करनी है, आई थिंक उस चीज पे गुजारा नहीं होगा। तो आप जरूर साइड पे कोई फ्रीलांसिंग, कोई कंसल्टेशन, कोई ऐसा बिजनेस, कोई पार्टनरशिप जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर के लिए। तो ये जरूर इंपॉर्टेंट है, और ये इसका रुझान देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा बढ़ेगा, मीडिया कहाँ लोग इस दिखाई तरफ देता है ज्यादा आपको? आएंगे। पाकिस्तानी मीडिया की अगर मैं बात करूँ थोड़ा मैं अपना, तो आप हम्म। इसको किस एंगल से देखती हैं? सितारे क्या कहते हैं आने वाला वक्त मीडिया के लिए? बहुत से लोग तो कहते हैं भाई अब तो यूट्यूब और चैनल्स और सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो चुका है, लेकिन दुनिया भर में आज भी हम्म। बड़े बड़े चैनल्स मौजूद हैं, रेडियो स्टेशन तक मौजूद है दुनिया भर में। तो हमारे यहाँ ठीक थोड़ा है। एलिमेंट चेंज नज़र आ रहा है। तो हाँ, कहाँ देखती हैं मीडिया अफराद को क्या सोचना चाहिए कि आपने जॉब स्विच कर लें या वो भी सोशल मीडिया की तरफ चले जाएं? क्या बेहतर होगा, दोनों में से कोई एक? देखिए, अगर मूवीज की बात करें तो मूवीज सिनेमा जो है यहाँ पे हमिट का कार्ड है, तो मूवीज और सिनेमा का तो कोई फ्यूचर नहीं है। यानी कि ठीक है, पाकिस्तानी जो है, ठीक है। पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री है मूवीज वाली, वो तो मुझे बिल्कुल ही डेड नजर आ रही है, उसकी ठीक है। एनर्जी बिल्कुल डेड है। यहाँ पे कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, कोई कामयाबी नजर नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे जो ड्रामा इंडस्ट्री है, एम्प्रेस का कार्ड है, रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में पाकिस्तानी ड्रामास को देखा जाता है, और रिस्पेक्ट दी जाती है, और एक जगह है, और एक जो है एक, तो एक रेपुटेशन मुझे नजर आ रही है। तो ओके। ड्रामास का तो बहुत अच्छा फ्यूचर है, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, और उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। सोशल मीडिया की जो आप बात करें, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब बिल्कुल इस वक्त एक्टिव है, सोशल मीडिया का ही दौर है। तो बिल्कुल आप अगर जॉब कर भी रहे हैं या कोई काम भी कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया अपना जरूर एक्टिव करें, अपना डिजिटल मीडिया एक्टिव करें, डिजिटल चैनल्स बना सकते हैं, अपनी वीलॉग्स, अपना कंटेंट, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है। और और आज आई थिंक न्यूज़ चैनल आजकल का तो बताएं, न्यूज़ चैनल का बताएं, बहुत सारे हैं हमारे न्यूज यहाँ। चैनल देखें, यहाँ पे सन का कार्ड तो है कि न्यूज जो है ना आपको क्लैरिटी देता है, ठीक है। अच्छा, तो न्यूज चैनल की हैप्पीनेस नजर आ रही है कि अच्छा, मतलब चलते रहेंगे। हाँ, अच्छा, यानी कि लेकिन न्यूज़ चैनल में काम जी, करने जी। वाले ना हो परेशान, और हाँ, उनका काम कारो करने वालों के लिए देखिए यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है अच्छा, कि न्यू काम करने वाले जो है ना वो इतने खुश नहीं है। हाँ, उनके बहुत काफी इश्यूज हैं, कुछ टेक्निकल तनख्वाह इश्यूज नहीं बढ़ी ना, हैं, मसला कुछ ये है। हाँ सैलरी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल हैं, लेकिन फिर भी वो बेचारे फंसे हुए हैं। ये क्योंकि कार्ड है फंसने का, वेटिंग का, कि वो अभी तक एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या पता हालात सही हो जाएं, सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक तो है। अभी तक ये स्टक हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं, जो है ना न्यूज के जो लोग हैं, उनके साथ इश्यूज रहेंगे। और लास्ट में आपसे ये पूछूंगा कि हमारी ख़वातीन घर गृहस्थी के साथ साथ ऑनलाइन बिज़नेस कर रही हैं, हम ये भी देख रहे हैं, इसका रुझान काफ़ी हम्म। ज़्यादा हम कोरोना के बाद जो है हमने इसको देखा है। और जी, जी। बच्चियां भी कुछ ना कुछ अपने टैलेंट को, स्किल्स को उजागर करके मुख्तलिफ कोर्सेज़ करते हैं, मुख्तलिफ हम्म। कंपनीज फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम्म। करवा रही हैं। तो ज़ाहिर है हर इंसान की ज़रूरत है पैसे तो, और तालीम भी जी, साथ जी। साथ है। तो आप क्या समझ रही हैं, जो अब एक पहले एक कमाता था सब खाते थे, लेकिन अब सब हाँ। पूरा घर ही कमा रहा है, लेकिन फिर भी मामला फुलफ़िल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन बच्चों की हद तक वो बच्चे समझते हैं हमारे लिए इनफ इज़ इनफ, लेकिन ज़ाहिर है घर गृहस्थी, घर वाले जो पेरेंट्स होते हैं उनको पता होता है कि वो आगे मामला, तो वो ख़वातीन जो इस काम में आना चाहती हैं ऑनलाइन बिज़नेस औरों को देख कर, तो क्या वो इसमें हम्म। सितारे कहते हैं कि पाकिस्तानी ख़वातीन को आना चाहिए मैदान में सोशल मीडिया की दुनिया में, या कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी या कोई फ़िज़िकल कारोबार करना बेहतर होगा उनके लिए? देखिए,
ये जो ख़वातीन हैं उनके लिए जजमेंट का कार्ड है कि जो है अवेकनिंग तो आई है। अब पहले शायद सिर्फ़ घर गृहस्थी तक ख़वातीन रहती थी, जी। लेकिन अब वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो बढ़ रही है, अवेकनिंग आ रही है, लोगों को अवेयरनेस आ रही है, लोगों को पता चल रहा है कि ये ज़रूरत है। हुँ। और ख्वाहिशात तो देखिए अनलिमिटेड होती हैं, ख्वाहिशात तो कभी भी ख़त्म नहीं हाँ, हो सकती इंसान हाँ, की, लेकिन ऑब्वियसली हर इंसान की ज़रूरत होती है और इस तरफ आना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेशन में, ठीक है। एक रिस्ट्रिक्शन में, कि अपनी एक लिमिटेशन, अपनी रेपुटेशन, अपनी रिस्पेक्ट का ख़्याल ज़रूर रखें। अदरवाइज़ कोई भी फ़ील्ड, कोई भी प्रोफ़ेशन जो है वो बुरा नहीं होता, ख़राब नहीं होता। हर प्रोफ़ेशन में नेगेटिविटी और पॉज़िटिविटी है। दैट्स ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। बहुत सारी बातें उनसे शाह साहिबा, और मैं समझ नहीं रहा आपसे मैं क्या-क्या सवाल, मेरा बहुत कुछ सवालात पूछने का मन कर रहा है, लेकिन मेरा अच्छा, प्रोड्यूसर मुझसे अच्छा। कहता है कि अज़र भाई वक़्फ़ा बहुत ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह ताला थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह यू कि आर वेलकम। आपने अपनी काबिलियत को मज़ीद यहाँ हमारे सामने औरों तक जो है रसाई दी हमने, और आपके तवज्जुह से लोगों ने बहुत कुछ सुना। नो डाउट कि उस परवरदिगार नो अल्लाह को फ्यूचर पता है कि क्या बेहतर है क्या नहीं, लेकिन ये कि आपका अपनी रिसर्च, आपका अपना एक मुशाहिदा बड़ा काबिल फ़ख्र है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। दुनिया बहुत बहुत खूबसूरत है, और तवक्कुल अल्लाह करें, और सब चीज़ें हैं, चला रहा है जो चल रहा है, सब शुक्र करें, और चीज़ें हैं सुने ज़रूर, लेकिन यहाँ से जो आवाज़ आए और फिर उस परवरदिगार से दुआ करें। वक्त लगेगा लेकिन सब कुछ समझ जाएगा। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है, और हम यहाँ और आप वहाँ हैं, और आप जिसके साथ हैं खुशबाश रहें। अगर तना है तब भी फ़िक्र की बात नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हैं, और जब साथ है तो बरकरार है, तो क्या ही बात है। सना उस परवरदिगार का करम भी साथ साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज का दिन हम आपके सामने और आप हमारे सामने, और आप रहें जिसके सामने खुशबाश हंसते मुस्कुराते, क्योंकि ये जो पल होते हैं बहुत ख़ास होते हैं, बिकॉज ऑफ कि जब आप हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, और आप रूटीन से चल रहे हैं, लाइफस्टाइल आपका अच्छा है, अच्छा खाते हैं, हेल्दी खाते हैं, तो आप सेहतमंद रहते हैं। और खा के वॉक भी कर लेते हैं फ़ौरन, ना कि खा के लेट जाते हैं, या वो खाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। फिर आप रुजू करेंगे, डॉक्टर साहब ये मसला हो गया है, तो ज़रा बताइए मैं क्या करूँ। तो उससे बेहतर है कि अपने लाइफस्टाइल को तब्दील कर लीजिए, अपना खाना पीना, अपनी रेसिपी कुछ ऐसी बना लीजिए डेली रूटीन, क्योंकि आप औरों के लिए खिदमत करते हैं, औरों के लिए काम करते हैं, और आपसे हैं पीछे जुड़े वो सारे मेम्बरान, घर के अफराद जो आपको देखकर शान से फ़ख्र करते हैं, ये मेरे बाबा हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, और ये हमारे हैं। तो वो उस चीज़ को भी याद रखते हुए तो अपने आप को हमेशा सेट रखना है, तो आगे बढ़ते रहेंगे। तो रेसिपी की जो मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि हमें हेल्दी डाइट्स के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी, जो कि हम काफ़ी शहरी ज़िंदगियों में जो है अनहेल्दी जो है वो चीज़ें, हमें ज़्यादा हम बाहर का खाना ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं कि इजी टू कुक, लाइक ऑर्डर किया, घर आ गया, गैस चली गई है, तो मसले बढ़ गए हैं। लेकिन आज भी दूसरे छोटे शहरों में या गाँव की ज़िंदगी को देखा जाए तो काफ़ी लोग ज़्यादा सेहतमंद दिखाई देते हैं। रिसेंटली मैं स्कर्दू होकर आया हूँ, तो वहाँ के लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं, और जब मुझसे चढ़ा गया तो मेरी सांस फूल गई, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल उन जैसा नहीं है। वो जो खाते हैं वो मैं शायद मैं वो नहीं खाता, मैं वो खाता हूँ जो मेरा दिल करता है, या जो मेरा मन करता है मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। उस चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो है रिदा हसन साहिबा हैं, इज़ अ शेफ़ माशाल्लाह से, वसी तजुर्बा रखती हैं, और इनके पास रेसिपी का भरमार है माशाल्लाह से। कीमती वक्त में से हमारे साथ शामिल हुई हैं, हमारी मेहमान हैं, इनको वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, आपका सवाल तो जायज़ है कि आप कैसे हैं, क्योंकि आप मुझे नहीं देख सकती, लेकिन हम आपको देख रहे हैं, और ऐसे कि आप सवाल हम करते हैं भाई कैसे हैं आप, हम फ़ोन कॉल पे होते हैं कैसे हैं, बिकॉज़ ऑफ कि वो नज़र नहीं आता। और जब बंदा माशाल्लाह सेहतमंद हो, खुशबाश हो, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जॉइन कर लेता है, साथ भी होता है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि वो हेल्दी एक्टिविटी का हिस्सा और खाना पीना। तो ये आज हमारा टॉपिक है। तो ज़रा आज के हमारे बच्चे नौजवान जो हैं वो, रिदा बहन, ये पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गए हैं, और फिर कुछ के कुछ बीमारियाँ, तो जोड़ों की तकलीफ़, तो हाजमे का शिकार, और नज़र की कमज़ोरी। रोशनी डालें जी इसके ऊपर, सबसे पहले क्या करें? ये बिल्कुल आज हम बात करते हैं, हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो न्यूट्रिएंट डेंस फूड के ऊपर रहेगा।
तो बेसिकली करंटली जैसे आपने कहा ट्रेंड है बहुत ज़्यादा कि हर चीज़ जो है वो टेक अवे या इस तरह से आप मंगा लेते हैं, होम डिलीवरी मंगा लेते हैं। तो इन दीज टाइम्स आप किस तरह से अपनी बॉडी को इम्यून बनाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा आप बाहर का खाना खाएंगे उतना ही ज़्यादा चांस है आपके सिक होने का भी। और डेफिनेटली जिस तरह से आप अपनी डाइट का खुद ख्याल रखेंगे या अपनी डाइट को जितना एनरिच करेंगे, वो बाहर का खाना तो सिर्फ फैंसी और टेस्ट के लिए होता है जी। बेसिकली। तो अपनी डाइट में किस तरह से हेल्दी फूड इनकॉर्पोरेट किया जाए जो कि बुरा भी नहीं लगे। बहुत सारे लोगों को थोड़ा ये कॉन्शियसनेस होती है, वो समझते हैं कि हेल्दी फूड जो है बड़ा बोर और एक ब्लैंड सा फ्लेवर आएगा या बोरिंग होगा। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे कि इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए या प्लीज, क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते ज़रूर। सबसे हैं। पहले तो ब्रेकफास्ट पे आ जाएं, क्या ख्याल है? जी, हाँ, बिल्कुल। अच्छा देखिए हम सबसे पहले हम बात जो कर रहे हैं आज स्पेसिफिकली वो हर हर मील के बारे में ही हम बात करेंगे। बेसिकली इट्स नॉट नेसेसरी कि आप दिन का हर पार्ट ही बहुत फोकस करके सिर्फ और सिर्फ सुपर फूड को टारगेट करें, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल की जिस तरह की लाइफस्टाइल है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कीप अप करना कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली आप हर चीज़ हेल्दी रखें। लेकिन कुछ एक आध फूड आप ऐसा हर मील के अंदर अपना रखें जो कि न्यूट्रिएंट डेंस होता है। अब न्यूट्रिएंट डेंस क्या होता है बेसिकली कि जैसे सुपर फूड्स आपने एक बहुत कॉमनली सुना होगा, जी ये सुपर फूड है, वो सुपर फूड है। किनवा के बारे में बहुत ज़्यादा आ रहा है, या इसी तरह से टर्मरिक के बारे में बहुत आता रहता है कि जी आपने टर्मरिक को डेफिनेटली कंज्यूम करना है। तो उसका पर्पस कहने का लोगों का ये होता है कि कम क्वांटिटी में भी आपको ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाए। तो ये डिफरेंस होता है एक रेगुलर फूड में और एक सुपर फूड में, क्योंकि लोग आजकल कैलोरी काउंट के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं और उनको होता है कि हम पोर्शन अपना कम रखें। ठीक है। लेकिन जब डेफिनेटली आप पोर्शन कम करेंगे तो उसके अंदर से फिर न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में आप अपनी डाइट में अगर ऐसे फूड को इनकॉर्पोरेट कर लें जो कि सुपर फूड कहलाते हैं, तो उससे क्या होगा कि कम क्वांटिटी में भी जितनी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को चाहिए इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, ग्रोथ के लिए, डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए, तो वो उससे पूरी हो जाती है। ठीक है। बल्कि भी कर जाती है कभी-कभी। तो सुपर फूड उनका नाम ही इसीलिए रखा गया है। बेसिकली सुपर फूड इटसेल्फ कोई टर्म नहीं होती, लेकिन ये यू कैन से कि कॉइन्ड, इट इज़ कॉइन्ड फ्रॉम दीज़ फूड्स जो कि कुछ अरसा पहले बहुत कॉमनली यूज़ होने लगी ये टर्म, जो आपको एक्सीडिंगली वेल बेनिफिट्स देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते। और अब देखिए वैसे हम अपनी हेल्थ पे कितना ज़्यादा खर्चा करते हैं कि जी ये मेडिसिन, वो मेडिसिन, ये मल्टीविटामिन, लेकिन सुपर फूड आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक नेचुरल मल्टीविटामिन ही है। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड और आपको विदाउट एनी सप्लीमेंटेशन, वो सप्लीमेंटेशन की तरह ही आपकी बॉडी पे काम करता है। ठीक है। तो ब्रेड भी आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, खासकर जैसे किनवा हो गया, या आपने अगर आपको आदत है टी पीने की, तो टी अगर आप ग्रीन टी लेते हैं आप उसमें थोड़ा-सा टर्मरिक ऐड कर दें, ठीक है? इसी तरह से आप उसके साथ फिर विटामिन सी, तो वो आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा फिर बूस्ट कर देता है। तो कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ आप अपने उसमें रखें जो कि आपके लिए एक्सीडिंगली वेल वो काम करे, आपको अलग से कोई बहुत सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। अच्छा आप मुझे यहाँ से शुरू करें ज़रा आप, क्योंकि हम अमूमी तौर पे बच्चे स्कूल जाते हैं, लंच नाश्ता जो है वो इज्तनाब करते हैं, वो मतलब नहीं करते, और नूडल्स बना के पेरेंट्स दे देते हैं, नगेट्स दे देते हैं, बेकरी आइटम्स दे देते हैं बच्चों को, ताकि वो बच्चा अपना ब्रेकफास्ट में सॉरी लंच में जो है वो फुलफ़िल कर सके। दैन घर आता है तो वो खाना शाना खा लेता है। लेकिन हम अमूमी तौर पे नौजवानों को भी देख रहे हैं कि वो ब्रेकफास्ट से जो है यानी कि नाश्ते से इज्तनाब करते दिखाई देते हैं। बस दूध पी लिया तो पी लिया, अदरवाइज़ नहीं, ओके फाइन मैं गोइंग, मैं देख लूँगा। तो फिर इस पर बॉडी पे क्या असर पड़ेगा इन द फ्यूचर? वो फिर वो कहाँ खड़े होंगे? डेफिनेटली। तो अब आप देखें जैसे हम सुपर फूड में से ही अगर कुछ फूड्स के बारे में बात करें, मिसाल के तौर पे जैसे आप एज स्पेसिफिक अगर आप टीनेजर्स की बात करते हैं या जो बच्चे ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ही ऐसी एज में है कि वो टीनेज में दाखिल होने वाले हैं, तो स्पेसिफिकली उनको तो बिल्कुल भी शौक नहीं होता कि वो बैठें कहीं आराम से और प्रॉपर नाश्ता करें। तो कुछ चीज़ें ऐसी आप अपने साथ नाश्ते में उनके, अच्छा एक तो ये कि कोई भी चेंज ना वो एकदम से ड्रास्टिकली नहीं आप कर सकते किसी की डाइट में कि आपने एक दिन आप अचानक से उनको कहें कि स्टार्ट टेकिंग ऑल ऑफ दीज, ऐसा नहीं होता।
तो आप स्लोली उनको इंट्रोड्यूस करवाइए, कुछ ऐसी चीज़ें पहले जो उनको अपील करें, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब उनको पता चलेगा कि हाँ, भई इसके बेनिफिट्स हैं, उनसे बातचीत करते रहें। जैसे कि चिया सीड्स के बारे में आपने बहुत सुना जी, होगा, जी, जी, तो जी। जी, तो वो तो देखें एक डेज़र्ट की तरह भी बन जाता है एंड इट्स वेरी ईज़ी टू कंज़्यूम एंड वेरी ईज़ी टू मेक ऑल्सो, और इट इज़ अ सुपर फूड, और उसके बेशुमार बेइंतहा फ़वाइद हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है वो, और रिच इन प्रोटीन होता है, वेरी प्रोटीन रिच, और उसको आप जिस फ्लेवर का चाहें उसके साथ आप बना लें। तो मिल्क के साथ वो एब्ज़ॉर्ब, क्योंकि उसकी वाटर एब्ज़ॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो पूरा फूल के वो इट टर्न्स इंटू अ पुडिंग। तो वो आप उसको किसी भी फ्लेवर के साथ, नेचुरल फ्रूट्स के साथ, फॉरेज लाइक उसकी बेस बन जाती है। उसमें आप जो चाहें नेचुरल स्वीटनर्स डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं, इवन चॉकलेट भी, कोई जो वैसे स्पेसिफिक जंक टाइम होता है चॉकलेट नहीं। इसका, लाइक ये जो चीज़ आप चिया सीड के साथ जैसे मिक्स नहीं, एंड नहीं, मैच कुछ नहीं, बना नहीं, रही है कि मॉर्निंग बस इज़ द गुड वो टाइम और द नाइट टाइम बैड टाइम, राइट? नहीं, देखिए आप मॉर्निंग का जैसे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग जैसे कहते हैं ना, ब्रेकफास्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे है, जी। और चिया पुडिंग या तो एज़ अ डिज़र्ट खाई जाती है या फिर एज़ अ ब्रेकफास्ट ही उसको पसंद किया जाता है। तो डेफ़िनेटली अगर आप अपने दिन का शुरुआत ही अच्छे तरीके से करेंगे और उसको मिक्स आप रात में करके, यू कैन मिक्स इट एट नाइट एंड कीप इट इन द फ्रिज। ठीक उसकी है। कोई कंपल्शन नहीं कि सुबह-सुबह आप उसे प्रिपेयर करें, और क्योंकि अक्सर लोगों को ये भी इश्यू होता है, मदर्स भी वर्किंग होती हैं, तो वो ऐसा नहीं, उनको सुबह टाइम की थोड़े से कंस्ट्रेंट्स होते हैं, यस। तो वो इतना ज़्यादा हर किसी को एंटरटेन नहीं कर सकती हैं, अलग-अलग नाश्ते बन रहे हैं एंड ऑल दैट। तो क्योंकि लाइफ़स्टाइल हमारा ऐसा है, तो आप उसको मिक्स करके जस्ट कीप इट एट नाइट और आप सुबह में उसे कंज़्यूम कर लें। तो बनाना भी बहुत आसान है, यू जस्ट हैव टू सोक इट फ्रेश फ्रूट्स के साथ, बेरीज़ के साथ। बेरीज़ इटसेल्फ खुद भी एक जो है वो सुपर फूड ही हैं, तो अच्छा। उनके साथ अगर आप उसको पेयर कर लेंगे तो आपको प्रोटीन और सब कुछ विटामिन्स एक साथ ही मिल जाएँगे। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है जी, सुपर फूड और कौन-कौन से होंगे? छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं रिदा। फिर मज़ीद आप मुझे बताएँगे सुपर फूड में और क्या-क्या है और किस-किस उम्र में किस-किस वक़्त क्या-क्या चीज़ें दी जा सकती हैं? क्या बेहतर उम्र है सबके लिए? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपके ख़दमत में हाज़िर है। हम यहाँ और आप वहाँ हैं और सिलसिला जारी है, कुछ सीखने सिखाने का, आप तक पहुँचाने का, इस सीरीन के तवज्जुह से जो कि आप हमें देखते हैं, सुनते हैं और परखते हैं और इज़्ज़त बख्शते हैं। आपका बेहद शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपसे ही है सब सिलसिला जुड़ा हुआ और कुल कायनात उस परवरदिगार से। रिदा हसन साहिबा एज अ शेफ़, तो हम सुपर फूड की बात कर रहे थे, ब्रेक से पहले थे, हमने पूछा कि सुपर फूड में जैसे बेरीज़ का इन्होंने कहा, चिया सीड का इन्होंने ज़िक्र किया, और क्या-क्या होता है और कौन-कौन सी को ख़ास उम्र में किस-किस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए, सबके लिए कॉमन होगा, तो वो चीज़ें साथ-साथ मुझे एज के साथ बताइएगा रिदा। जी, तो अच्छा, सुपर फूड्स में एक तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपनी डाइट में उसको एडिशनली ऐड कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एज़ अ बेस भी हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि उसको हम अपने मील का ही पार्ट बना लें, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स में भी चली जाती हैं। मिसाल के तौर पे मेन में क्या आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक आप एज़ फॉर ब्रेकफास्ट आप जो है वो चिया सीड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक। व्हिच इज़ वेरी हाई इन ओमेगा 3। तो उससे आपकी जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन्स भी आपको मिल जाएँगे, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ओके। नेक्स्ट हमारा आ गया किनवा। किनवा का भी अभी करंटली आपने बहुत ट्रेंडिंग पे देखा होगा। अच्छा, किनवा बेसिकली होता तो एक सीड है, लेकिन इट इज़ कंसिडर्ड एज़ अ ग्रेन। लोग उसको समझते हैं कि वो चावल या उसकी तरह से दिखता है, तो ये ग्रेन है, लेकिन उसको हम यूज़ भी इस तरह ही कर सकते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल जिस तरह से राइस पकते हैं, सॉर्ट ऑफ वही आप कह सकते हैं, उसका प्रोटोकॉल होता है। पहले उसे बहुत थॉरोली वॉश किया जाता है, और फिर उसके बाद उसको सोक करके थोड़ी देर, और फिर उसको कुक किया जाता है वाटर के साथ। तो अच्छा। जब ये बन जाए, तो उसमें फिर आप बहुत सारी बेसेस ऐड कर सकते हैं एज़ योर मेन मील, ओके। राइस की तरह ही। अच्छा, राइस की तरह होगा, नट्स वगैरह जस्ट लाइक ऐड कर सकते हैं इसमें, पॉसिबल? हाँ, बिल्कुल, ठीक। नट्स आप फिर चिया सीड्स में ऐड करेंगे। चिया नट्स सीड। अगर आपकी रेसिपी ऐसी है कि आप उसमें लेट्स से कि कोई किनवा से आप स्वीट बनाते हैं, तो उसमें फिर नट्स या ऐसी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन किनवा की बेस जो है वो टिपिकली राइस के कंपैरिज़न में यूज़ होती है। तो ठीक। किनवा को अगर आप उसको आप ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो ओके। उसकी आप ब्लेंड करके, हाँ, इस तरह से आप उसको फ्राई फ्राई पैन में उसको अगर रोटी की तरह बना लें, या इस तरह ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड ऐसे जैसे किसी पुलाव की तरह, या इस तरह से उसे कुक किया जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से, तो वो किसी भी मील का आपके पार्ट बन जाएगा। फाइन। और नट्स तो आप बात कर रहे हैं, जैसे
तो नट्स वगैरह, बेरीज हो गई, देसी घी हो गया, ये भी हमारा, ये सारे दीज ऑल आर सुपर फूड्स, ठीक है। और इसी तरह से आपकी टर्मरिक हो गई। टर्मरिक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली मिलती भी है और बहुत कॉमनली हमारे डाइट के अंदर यूज भी होती है। तो डिफरेंट कल्चर्स में जहाँ पे इतना ज्यादा कॉमन नहीं है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हमारे कल्चर में तो बहुत ज्यादा टर्मरिक का इस्तेमाल होता है और वो एंटी कार्सिनोजन भी है उसका इफेक्ट, और वो आपकी इन्फ्लेमेशन भी बॉडी की दूर करती है। ओके फाइन। अच्छा, अब आते हैं कि लाइक उम्र की अगर बात करें, क्योंकि ब्रेकफास्ट में आपने काफ़ी चीज़ें मुझे बताई हैं हमारे नाजरीन को, तो ये किसी भी उम्र में बच्चा हो, स्कूल गोइंग हो, उसको भी ये सब चीज़ें क्या दे सकते हैं, आपको लगता है? बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। देखिए डाइट का तो प्रोपोर्शन जो है ना, ये सारी चीजें जो सुपर फूड में आती हैं ये सारी नॉर्मली हमारी डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हैं ही। जैसे कि नट्स हो गए, घी हो गया, या किनवा, बस हम इतना कॉमनली किनवा या चिया सीड को यूज नहीं करते। उसके अलावा आंवला, आपने सुना होगा कि आंवला जो है वो इंडिया में तो खैर बहुत कॉमनली यूज होता है, बट अब हमारे यहाँ भी अवेयरनेस आ रही है कि गूसबेरी जिसे कहते हैं कि वो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत जबरदस्त अच्छा। है। तो आप अगर नहीं भी है बच्चों की हैबिट में, तो आप उनको थोड़ा थोड़ा टेस्ट उनका डेवलप करें और उसके बाद जो है वो फिर वो उसको अपनी डाइट के अंदर नॉर्मल यूज की तरह हर चीज जैसे नॉर्मल फ्रूट लेते हैं उस तरह से लेने तो लग जाएंगे। आंवला को किस तरह बच्चों को कैसे दें? वो तो बच्चे तो बेचारे हाँ, भागेंगे। आंवला देखिए अब तो जी आंवला फ्रेश भी मिलने लग गया है। पहले ज्यादातर ये होता था सिर्फ मुरब्बे की फॉर्म में आता है। वैसे जी। मुरब्बे की फॉर्म में तो देना बहुत इजी है क्योंकि वो बहुत स्वीट होता है, तो उससे आप डिसेप्टिवली बच्चों को कभी कभी थोड़ा सा लेट से। देखिए सुपर फूड का कमाल ये है कि वो आपको बहुत लार्ज क्वांटिटी में नहीं लेना पड़ता। ठीक। सुपर फूड की कम क्वांटिटी भी जो है वो उतनी ही न्यूट्रिएंट डेंस है जितनी कोई ज्यादा पोर्शन ऑफ कोई फ्रूट आप, या इवन आप देखें जो आंवला वगैरह जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो एक आंवला जो है उसमें आप कह सकते हैं कि एक 20 ऑरेंजेस जितना विटामिन सी होता है। तो ये देखें आपके कितना मतलब फायदे की चीज है कि अगर आप एक कम क्वांटिटी भी खा रहे हैं तो उसका इतना एक्सीडिंगली वेल उसका बेनिफिट बच्चों को मिल रहा है। तो स्मॉल पोर्शन दे दें, जस्ट गिव वंस अ डे आप उसको। और आप खुद भी प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे बाहर का आंवला आता है तो प्रिजर्व फॉर्म में जो होता है वो बहुत ज्यादा स्वीट होता है, तो उसको आप अपने घर पे अगर खुद करेंगे, जब भी आंवला का सीजन हो जस्ट प्रिजर्व इट, और उसमें आप कोई हेल्दी न्यूट्रिटिव स्वीटनर ऐसा डालें जो नुकसान का ना हो, ठीक तो है। वो फिर बच्चे और ये को बासानी कैंडी की तरह। आम सब्जी फरोश के पास मिल जाता है? सॉरी, ये आम सब्जी फरोश के पास बासानी मिल जाता है? जी मिलता है बट इट्स सीजनल, बहुत सीजन। कॉमनली हर साल में थ्रू आउट द ईयर नहीं मिल रहा होता, बट आंवला अब मिलने लग गया है। तो आप मंगवा भी सकते हैं, जैसे आप अगर आप उनको रिक्वेस्ट कर दें कि भाई मुझे ला दीजिए, और वो स्मॉल क्वांटिटी में भी आप उसको यूज करें तो फाइन। इट्स अच्छा, क्वाइट अब मुझे बेनिफिशियल। थोड़ा सा इस पे आए, ब्रेकफास्ट पे हम इस वक्त टॉपिक हमारा चल रहा है, तो अब आ जाएं शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए, जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उनके लिए सुपर फूड में क्या क्या है आपके पास? हाँ देखें, डायबिटिक्स के लिए वैसे तो ये सारी चीजें जो जो मैंने जिक्र किया कि अगर वो राइस की जगह, देखें राइस इतने बेनिफिशियल नहीं होते डायबिटिक्स के लिए, आप उसकी जगह किनवा उनको दें, तो किनवा में क्या होगा कि उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है और मिनरल्स की जो उनको डेफिशिएंसी हो रही है, कि डायबिटीज जो है वो और बॉडी के हर ऑर्गन को ही तकरीबन हिट करता है, तो उनको मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी है वो भी किनवा से पूरी होती है। ठीक ठीक है। है, उसके अलावा स्पेसिफिकली अगर आप टारगेट करके पूछना चाह रहे हैं तो मेथी जो होती है फेन्यूग्रीक, तो मेथी बहुत इट्स अ सुपर फूड, और हमारी सुन्नत में भी है कि मेथी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मेथी को आप अगर सोक कर लें कुछ आवर्स के लिए, 4-5 आवर्स इज सफिशिएंट, उसके बाद वो बिल्कुल सॉफ्ट टर्न होना शुरू हो जाती है। और लेट्स से 1 टीस्पून भी अगर आप पर डे, हाफ टू 1 डिपेंडिंग ऑन आप कितना कंज्यूम करना चाहते हैं, तो उसको अगर आप एक हैबिट बना लें, उससे सोक कर लें और वो पानी भी आप पी लें और मेथी भी आप खा लें, तो वो डायबिटिक्स ब्लड शुगर रेगुलेशन में बहुत जबरदस्त काम करती है ये। आपकी मेथी दाना जो होता है, जो नॉर्मली हमारे किचन में खानों में इस्तेमाल होता जी है, जी जी। टर्मरिक बहुत काम आता है क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो डायबिटीज की वजह से बॉडी में जहां भी इन्फ्लेमेशन हो रही होगी, तो आप जैसे कोई भी, जैसे मैंने बताया कोई टी ले रहे हैं, उसके अंदर 1 चुटकी 2 चुटकी हल्दी डाल के और उसको कंज्यूम करने की आदत बना लें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अखरोट का बताएं थोड़ा सा। अखरोट। जी जी,
तो देखिए अखरोट में भी यही है कि बहुत ज़्यादा मिनरल्स भी हैं और इसी तरह से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब जो भी हमारे नट्स होते हैं ना, उनका एक तो देखिए टेस्ट तो खैर अच्छा होता है, इसलिए कंपैरेटिवली लोग बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि बाकी दूसरे कॉम्प्लिकेटेड सुपर फूड से हट के हम नट्स की तरफ चले जाएँ। ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बॉडी के अंदर जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ना, उनको अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ के साथ पेयर कर लें, लेट्स से कि विटामिन सी के साथ या कुछ ऐसी चीज़ के साथ आप पेयर कर लें, तो उनका फ़ायदा डबल हो जाता है। ओके। तो इसी तरह से जो आपके ये अखरोट हैं या कोई भी ऐसे आपके नट्स हैं जो कि जिसमें हेल्दी फैट्स हैं आपके, तो आप उनको एज इट इज भी कंज्यूम कर सकते हैं। उसको किसी लेट्स से डेट्स वगैरह खजूरों के साथ भी आप उनके डेट बॉल्स बना के ठीक है। उनको कंज्यूम कर सकते हैं, तो उनके बेनिफिट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं फिर। फाइन। और तो अक्सर बेशतर हम ये देखते हैं कि शुगर पेशेंट्स के लिए जो है वो नट्स का, वेजिटेबल्स के लिए बहुत फोकस के डॉक्टर साहब जो हैं वो हमारे डायबिटीज़ से रिलेटेड जो हैं वो कहते हैं कि आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो नट्स को लाइक वैसे ही आप, या जैसे कुछ ऐसा होता है कि जैसे हम इंजीर होती है तो अक्सर पेशेंट्स को कहा था कि तासीर को ठंडा करने के लिए आप रात भर पानी में भिगो के रख दें, बादामों को पानी में भिगो के रख दिया जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा और बताएं हमारे डायबिटीज़ के लिए वो नट्स का इस्तेमाल किस तरह करें। ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट पूछा है, क्योंकि देखिए नट्स देखिए जनरली तो हम एज अ मंचिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर आप जेन्युइनली उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये मिथ नहीं है, ये फैक्ट है कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स जो भी नट आप कंज्यूम कर रहे हैं, वेदर इट्स वॉलनट है, कैश्यू है, जो भी है, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर वो थोड़ी देर आप जब उसे सोक करते हैं ना, तो वो इस फॉर्म में चले जाते हैं कि वो आपकी बॉडी इजीली कंज्यूम कर पाती है। ठीक ठीक है। है, यू कैन से एक लेमैन की लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि इजीली डाइजेस्टेबल या बॉडी के लिए अवेलेबल ज्यादा हो जाता है। तो ओके। आप बिल्कुल जिस तरह आपको फेन्यूग्रीक का, मेथी का मैंने बताया कि कुछ घंटे पहले आप कंज्यूम कर ले, हर चीज ओवरनाइट सोक करना जरूरी नहीं होता। हमारा अच्छा। वेदर ऐसा है कि 4 से 5 घंटे में वो अपना प्रॉपर सोक हो जाता है। ओके फाइन। जैसे अक्सर बेशतर हम कुछ चीज़ें होती हैं वो कहते हैं इसको निहार मुँह आपने इसको खाना है। तो कुछ चीज़ों को आप रात भर भिगो के रखें जी, तो आप निहार मुँह आप खाएं। तो जैसे अब इंजीर की हम बात कर लें, अमूमी तौर पे हम पेट की तकलीफ़ के लिए या उससे जो है अक्सर बेशतर लोग हम यही सुनते आए अपने बड़े बूढ़ों से कि इंजीर का इस्तेमाल जो है वो आप करें ताकि आपका डाइजेस्ट सिस्टम भी बेहतर रहे। तो क्या वो निहार मुँह ही खाएं या कोई बात नहीं भूल गए तो नाश्ते के बाद भी आप खा सकते हैं, तो फ़ायदा देगी वो आपको लगता है? बिल्कुल, देखिए अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ठीक भी है निहार मुँह वाला, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अगर निहार मुँह कोई चीज़ नहीं कंज़्यूम की तो उसका बेनिफिट जो है वो कम हो जाता है। अच्छा। उसकी बेसिकली साइंस साइंस ये होती है कि कोई भी चीज़ जब आप इन इटसेल्फ डायरेक्टली निहार मुँह कंज़्यूम कर रहे हैं तो उसकी उस वक़्त आपकी बॉडी जो है वो फास्टिंग मोड में होती है ना, आपने 7-8 घंटे के बाद कुछ खाया है, तो वो रेडी होती है बिल्कुल एब्ज़ॉर्प्शन के लिए और डाइजेशन के लिए। और कभी-कभी ये भी होता है कि कोई ऐसी चीज़ मिसाल के तौर पे आपने अंजीर खाई, ठीक है? उसके न्यूट्रिएंट्स कोई आप दूसरी चीज़ ऐसी खा रहे हैं जो उसके साथ उसकी एब्ज़ॉर्प्शन को रोकते हैं। तो उसकी वजह से बस ये थोड़ी-सी हो जाता है लोगों को कि हाँ, सिर्फ़ शायद खाली पेट ही खाने का बेनिफिट है, ऐसी बात नहीं है। उसके अलावा भी अगर आप किसी भी फूड के साथ कंज़्यूम करते हैं, उसका बहुत फ़ायदा है। ऐसी बात नहीं होती कि उसका फ़ायदा ख़त्म हो गया। ठीक है। हाँ, कोई फूड ऐसा हो सकता है कि उसके अगेंस्ट जा रहा हो, जो उसकी एब्ज़ॉर्प्शन में उसको फिर रुकावट पैदा करता है, तो इस वजह से लोग चाहते हैं कि हम हर चीज़ निहार मुँह खाएँ। ओके फाइन। आखिर में क्या कहना चाहेंगी हमारे देखने वालों के लिए? हाँ, बिल्कुल देखिए हमेशा जो भी मुझसे कोई ऐसा क्वेश्चन करता है कि हम ये चीज़ देना चाहते हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते या कोई बड़े बूढ़े हैं घर में उनको पसंद नहीं आता। तो मैं हमेशा उनको यही कहती हूँ देखिए वन स्टेप एट अ टाइम। ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन अगर आपको ख़्याल आ गया कि मैं अपने घर वालों की डाइट में ये चीज़ इनकॉर्पोरेट कर दूँ तो वो बिल्कुल वो भी रेडी होंगे इसे एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन आप अपनी डाइट को, अपने घर वालों की डाइट को आहिस्ता-आहिस्ता उसको बदलने की कोशिश करें। अगर आप लॉन्ग टर्म चाहती हैं कि हाँ, वाक़ई ये उनकी ज़िंदगी में शामिल रहे, तो उनका टेस्ट डेवलप करें पहले और उससे वो देखें कि इवेंचुअली जब वो रोज़ एक चीज़ थोड़ी-थोड़ी कंज़्यूम होते हुए देखेंगे, तो दे विल मेक इट अ हैबिट। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। वक़्त की कमी है साहिबा, बातें बहुत काम की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर किसी दिन दोबारा नशिस्त लगाएँगे आपके साथ इंशाअल्लाह ताला। बंडल ऑफ थैंक्स, जज़ाकल्लाह कि आप तशरीफ़ फरमा हुई। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत नाइस खातून हमारे साथ, तो इस वक्त बहुत कुछ सीखा सिखाया। तो भाई आपने मेथी दाना इन्होंने एक बताया, और देसी घी का इन्होंने बताया, चिया सीड का बताया, और उसको किस तरीके से खाना है, और किसी के तो वो आपका काम है कि बच्चे को किस तरह खिलाना है या बड़े को, कि उसका टेस्ट डेवलप हो जाए। इनिशियली फौरी तौर पे आप उसको रैपिड एक्शन करेंगे तो वो कभी नहीं खाएगा, बल्कि हटा देगा, और वो फिर कभी नहीं खाएगा, दिल से उसको उतर जाएगा। तो ये छोटी चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरी हैं, और नट्स का इस्तेमाल करें, बिल्कुल करें जी, बहुत फ़ायदेमंद हैं। सारे नट्स रोज़ाना रात में लेके, जैसे मैडम ने कहा कि उसको आप भिगो के रख लीजिए और सुबह आप खा लें, फिर घंटे बाद आप नाश्ता कर लें। तो ये ज़िंदगी के सिर्फ खाना पीना नहीं होता, उसके साथ ये एक्स्ट्रा चीज़ें होती थी जो हमारे बड़े बूढ़े जो साथ अपनी चीज़ों के खाया करते थे। बहुत से हलवे पका करते, अलसी का हलवा होता था, प्याज का भी मैंने सुना है, लौकी का तो आपने सुना ही होगा। तो ये एक्स्ट्रा बहुत सी चीज़ें होती थी, फिर वॉक, लाइफ स्टाइल, सब चीज़ें हैं। तो खैर वक्फ़ा बातें बहुत सारी हैं, गूगल है, एआई है, गूगल कर लीजिएगा मज़ीद। मेरी कोशिश जहाँ तक थी अपनी टीम के साथ मैंने आप तक पेश की है। वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा दरख्वास्त बताएंगे प्रोग्राम सिटी एट 10। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है, और आप वहाँ हाजिर हैं, आपका बेहद शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अगर अभी भी ट्यून किया है सिटी 21 न्यूज़ चैनल हमारा, तो बेहद शुक्रगुजार हैं जनाब उस परवरदिगार का कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपके सामने और आप हमारे सामने, और हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं, तो कमाल की बात है साहब। तो मिलजुल कर ज़िंदगी गुजरती है एक साथ, जज्बात, ख़यालात, एहसासात, बहुत चीज़ें मायने रखती हैं। बहुत सी चीज़ें दरगुजर करने से भी, खामोशी के बैक होने से भी मामले हल हो जाते हैं। तो अब जो मैं जिस टॉपिक की तरफ गामज़न हूँ चलूँगा, बल्कि मैं कि वो रेड फ्लैग इन रिलेशनशिप यू शुड नेवर इग्नोर। कि अगर हम बात करें बहुत सी ऐसी चीज़ें, सुर्ख बत्ती, कहीं आपको लाल बत्ती, तो कहीं आपको रुकना है, कहीं आपको स्टे लेना है। जैसे अगर हम ट्रैफिक लाइट की बात करें तो उसमें ऐसा ही होता है कि एक लाल होती है, एक येलो हो, एक हरी, तो तीनों के मकसद भी पता है अमूमी तौर पर। इसी तरह ज़िंदगी में भी ये कलर्स बहुत सारी जगहों पर काम आते हैं अमूमी ज़िंदगी में, अज़दवाजी ज़िंदगी में। कोई डिसीजन लेना हो तो कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ सोचना है, तो वो फ़ैसले फिर करना आसान हो जाते हैं। एहतराम की कमी की अगर बात करें कि बातचीत, जज्बात या हदूद की बाउंड्रीज़ का मजाक उड़ाना, या उन्हें जो है अहमियत जो है ना देना। दूसरी तरफ एक और चीज़ देखें, ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल कर लेना। या तो अगर हम बात करें कि ये तय करना कि आप किससे मिलेंगे, क्या पहनेंगे, मैं किस तरीके से कहाँ बैठूँगा, मेरा अंदाज़ गुफ्तगू क्या होगा, किससे किस तरह बात करने के एहसास से कमती का शिकार, तो खुदा न खास्ता अपनी गलती ना मानना कि अब आप ठीक हैं, आप कहें कि आई एम फाइन, ओके ओके, आप जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, नहीं इसमें ये नहीं कि आप गलत कह रहे हैं, सुनना ज़रूर। अगर दूसरी बात है जज्बाती इमोशनल ब्लैकमेलिंग जिसे हम कहते हैं, अगर हम कि अपनी बात मनवाने के लिए खामोशी को हथियार बना लेना। सम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें भी हम देखते हैं ये रिश्ते में, तो ये गैप डाल देती हैं, तो या बदकलामी या तशद्दुद, ये सब चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि आज इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी हम डालेंगे, और इसको हम सीखेंगे, इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे इन बातों को, और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो हैं सैयद एजाज़ बुखारी साहब तशरीफ़ फरमा है। लाइफ एंड रिलेशनशिप कोच की आप हैसियत रखते हैं, माशाल्लाह से वसी तजुर्बा है इस बात पे कि जनाब रेड फ्लैग एंड द ग्रीन फ्लैग और ज़िंदगी के असूल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बंडल ऑफ थैंक्स, जज़ाकल्लाह कि आप तशरीफ़ फरमा हुआ। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत रखे और आज का दिन खैर आफियत के साथ गुजारे। सर रेड फ्लैग इन द रिलेशनशिप, ताल्लुकात, सर किस निगाह से कैसे क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द? जनाब अली, एक तो आपका इब्तदाई बड़ा शानदार था और काफ़ी चीज़ों को आपने क्लियर कर दिया हमारे सुनने वालों के लिए, तो मेरी भी एक तरह से आपने इनडायरेक्ट मदद ही फरमाई है सर। इसमें यह है कि जब देखिए जिस तरह आपने वो फरमाया, रेड का लफ्ज़ देखिए, रेड या सुर्ख जो अलामत समझी जाती है, वो हमेशा आपने देखा होगा कि ख़तरे के साथ उसको जोड़ा जाता है जी। और ख़तरे को की तरफ मुतवज्जे रहना या उसकी तरफ तवज्जो करना बुनियादी तौर पर इसकी ज़रूरत होती है, जिसको हम कहते हैं कि ये रेड फ्लैग है। यानी आप किसी भी चीज़ की तरफ जब तवज्जो देते हैं तो आप उसे अहमियत देते हैं, और हमारे यहाँ अहमियत देने का अक्सर मतलब ये होता है कि फिर उसको बढ़ावा दे देते हैं, जबकि अहमियत देने का मकसद ये होता है कि उसको मैनेज कैसे करना है। ठीक। अब जिस घड़ी आप देखते हैं रेड फ्लैग्स के वाले से, मसलन अगर एक शौहर बार बार इंसल्ट करता है अपनी बीवी की, या बीवी इंसल्ट करती है अपने शौहर की बार बार, उसको सार्कास्टिक एटीट्यूड आ जाता है, या फिर बार बार झूठ बोले जा रहे हों, या इसी तरह से कुछ
थ्रेट्स हैं या विड्रॉल्स हैं पनिशमेंट के तौर पर रखे जा रहे हैं, ये सब के सब रेड फ्लैग्स होते हैं, यानी इनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। और जब कोई शख्स इस तरह का अमल कर रहा होता है तो बुनियादी तौर पर वो मेंटली हेल्दी नहीं होता। अब मिसाल के तौर पर मैं बार बार किसी मौजू के ऊपर जाकर झूठ बोल रहा हूं तो असल में मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन ये मैं समझने को तैयार नहीं हूं कि मैं ठीक नहीं हूं। तो मुझे जो ठीक करवाने वाला है, जो मेरा वो स्पाउस है या मेरा दोस्त है या मेरा रिश्तेदार है, वो भी अगर मेरे साथ टॉन्टिंग वाला रवैया अख्तियार शुरू कर देगा तो मतलब ठीक करने वाला भी ठीक नहीं है और जिसने ठीक होना है वो तो वैसे ही ठीक नहीं है। हमारे तमाम तर रिश्तों में ये बात हमें देखने को मिलती है कि जिसने ठीक करना होता है वो ठीक करने के नाम पर खराब कर रहा होता है, और इसकी तरफ तवज्जो देना रेड फ्लैग की तरफ तवज्जो देना है। और इस घड़ी हम कहते हैं अब ग्रीन फ्लैग की तरफ जाना है, इसका मतलब यह है कि क्या आप अपने स्पाउस के साथ जो भी आप बात करते हैं वो ऑनेस्टली बात करते हो, आपको लगता है कि वो आपको जज नहीं करेगा? अगर ये है तो रिश्ता बड़ा खूबसूरत चल रहा होता है और ये ग्रीन फ्लैग आ जाता है। तो हमने अपनी जिंदगी में ये देखना है कि दुनिया में किसी भी नौयत का आप किसी के साथ रिश्ता हो, अगर उस रिश्ते के अंदर आपकी गलती को एक बहुत बड़ा पहाड़ बना के आपके सामने पेश कर दिया जाता है तो इसका मतलब वो रेड फ्लैग है, उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपका कोई मजाक उड़ाता है, जिसका आपने भी इब्तिदाई में जिक्र किया कि वो आपका मजाक उड़ा दे, आपके किसी जज्बे का भी मजाक उड़ा दे, आपके वहां पर प्रेजेंस का भी किसी सूरत में मजाक उड़ा दे, और उसके बाद वो कहे नहीं मैं तो वैसे मजाक कर रहा था, तो असल में वो मजाक नहीं कर रहा था, उसके अंदर मौजूद कहीं ना कहीं वो नीयत थी जिसका वो इजहार हंस हंस के कर रहा था और असल में वो आपकी मौकरी थी। तो वो भी आपका ज़ाहिर रेड फ्लैग है जो आपके सामने आ जाता है। इस तरह से छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स का बार बार रिपीट होते रहना और कोई सोल्यूशन उसमें से ना निकाल कर ले आना, वो भी आपके रेड फ्लैग के ज़ुमरे में आता है। लेकिन जो ही आप रेड फ्लैग की तरफ तवज्जो देते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि क्या मेरा ग्रीन फ्लैग वाला एरिया कौन सा है, और अगर ग्रीन फ्लैग वाला एरिया आपका ठीक ठीक चल रहा है तो इसका मतलब वो वाला एरिया तो आपका कंटिन्यू होना चाहिए, चलना चाहिए। लेकिन जो ही रेड फ्लैग का आपको अंदाज़ा होता है वहाँ आपको लम्हा भर को रुकना है। और मैं बारहा ये फर्ज करता हूँ जब कभी भी रिलेशनशिप की बात आती है कि जिस रिश्ते में वो जिस भी नौयत का क्यों ना हो, जब आप 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक का वक्फा ले लेते हैं तो रिश्ता बच जाता है। और मेरे अली का बड़ा खूबसूरत फरमान है कि जहाँ रिश्ता और अना आपके सामने आ जाए तो रिश्ता बचा लें, अना को मत। सुभान अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। सर आज के दौर में हमारे यहाँ मैं ये देखता हूँ कि एक तो चीज़ें जिद्दत आती जा रही है, हम तेज़ी की तरफ गामज़न हैं। एक मिलेनियल्स थे, एक जेनज़ीज़, और सोच का मिलाप। फिर आने वाले वक्त में हम जो पहले की शादियाँ, ताल्लुक़ात, बड़े बूढ़ों का अदब, लिहाज, सब चीज़ें, अब वो चीज़ें जहाँ हैं जिन घरानों में तो बाक़ियात बचते हुए नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन इन द फ्यूचर मतलब वो फिर कैसे इसको हम सॉर्ट आउट करते हुए दिखाई देंगे? जो अब हालात जिस तरफ रुख कर रहे हैं, बच्चा जिस तरफ मोबाइल फ़ोन का बेजा इस्तेमाल है या बाहर आना जाना है, फिर वो अपने दोस्तों के साथ रहें, अपने बड़ों के साथ, अंदाज़े गुफ्तगू भी जो है वो तब्दील हो गया है जो एक अदब का था। जी, बहुत शानदार सवाल है अज़हर मियां। मैं कुछ हेडमास्टर्स को ट्रेनिंग करा रहा था जी। तो उसमें से एक तो असातिज़ा ने मुझे फरमाया कि सर उस्ताद की अब वो इज़्ज़त नहीं रही जो हमारे दौर में होती थी। अल्लाह जी, ये आपने भी देख सुन रखा होगा। मैंने उनसे एक बात है, मैंने उनसे अज़हर मियां कहा कि जो उस्ताद है उसकी आज भी इज़्ज़त होती है, और उस्ताद कहते किसको है? जो अदब एहतराम करना सिखाता है। हमारे असातिज़ा ने अदब एहतराम करना सिखाया था, अब हम उसका ध्यान रखते थे। आज का उस्ताद वो उस्ताद जो अदब एहतराम करना सिखा रहा है उसका बिल्कुल अदब एहतराम होता है। इसी तरह वालिदैन जो हैं, पहले क्या होता था, वालिदैन हमारे ऊपर अपने आप को इन्वेस्ट किया करते थे चूंकि वो मोबाइल पर नहीं मसरूफ होते थे, वो अपना वक्त हमें देते थे, हमारे उठने बैठने चलने फिरने हर चीज़ के ऊपर उनकी नज़र होती थी। यहाँ तक कि ये आलती पालती मार के बैठो, ये कि तुम पाँव पसार के बैठे हुए हो, इस तरह मत करो, उस तरह मत करो, एक ऐसी तर्ज की रोक टोक होती थी जो हेल्दी होती थी। फिर अब मुआशरे में पहले क्या होता था कि गली मोहल्ले में फिरने वाला हर वो आदमी जो थोड़ी बड़ी उम्र का होता था वो सबका चचा होता था, बिल्कुल उसको सारे चचा समझते थे। और अब अपने चचा की बात जो बुरी बात लगना शुरू हो जाए तो फिर उसके बाद क्या होगा? तो ये मामला, इसका मोबाइल जिम्मेदार नहीं है। हमारे यहाँ बार बार मोबाइल को जिम्मेदार, देखिए आप, मोबाइल एक टूल है, अब टूल को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? आपने तो उनको देखना है ना जो उसका इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। आप उनके पर जब जाएंगे, वो चाहे जेनजी हो, मिलीनियल्स हो, बाकी देखिए हर नई नस्ल पिछली नस्ल की निस्बत ज़ाहिर है मुख्तलिफ होती है और उसका मुख्तलिफ होना ही उसका नया होना है।
और जब वो मुख्तलिफ होगी तो पुरानी नस्ल का काम सिर्फ इतना है कि अदब, एहतराम, अखलाक, ये तकाजे वो उन्होंने उनके अंदर इंस्टॉल करने हैं। बाकी जो जदीद दौर के तकाजे हैं, जैसे तरक्की करना है, पढ़ना है, फलना है, फूलना है, वो ज़ाहिर है उस नस्ल ने देखना है। लेकिन मैं पिछले कई अरसे से ये बात देख रहा हूँ कि जेनजी को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जाता है कि इनके अंदर तवज्जो नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। देखिए, बच्चों के दुख भी उतने ही अजीम होते हैं जितना बड़ों के होते हैं, शायद अब तो उनसे भी ज़्यादा बढ़कर होते हैं। जी। हमारे बच्चों के जो चैलेंजेस हैं वो हमसे कहीं ज्यादा हैं। यानी उनके लिए हर रील एक नई कहानी है। अब जिसके लिए हर रील नई कहानी हो, आप खुद अंदाजा लगा लें उससे हमारी जरूरत है या हमें उसकी जरूरत है। उससे हमारी जरूरत है कि हम उससे कहें कि हाँ बाबा ये सब होता था। हमें तो जो बता दिया जाता था हम आमन्ना व सदकना, हम कहते थे हाँ यही है। अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं साहब आपने तो बता दिया लेकिन डेफिनेशन गूगल ये दे रहा है, चैट जीपीटी बता रहा है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी है, और हम उससे बेअदबी समझ लेते हैं। अब जब आप आर्गुमेंट को बेअदबी समझेंगे तो वो बच्चा आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि जब वो आपसे सीख नहीं पा रहा है वो फिर दुनिया के हवाले हो जाएगा मोबाइल की सूरत में, और फिर बाद में हम ही अपना सर मुंह पीटते रहेंगे कि जनाब ये टेक्नोलॉजी ने इसको ख़राब कर दिया, फलां ने इसको कर दिया, फलां ने इसको कर दिया। पहले दादा दादी, नाना नानी बैठ के देखा करते थे, पढ़ाया करते थे, समझाया करते थे कि बेटा यूं नहीं यूं करो। यहाँ तक कि आपको याद होगा कराची में तो पानदान की एक बड़ी खूबसूरती होती थी। जी जी जी, ओहो क्या बात कर दी, क्या बात कर दी। अब कहाँ पर रही, अब वो उस तरह से चीजें नजर ही नहीं आती। और वो दादी अम्मा या दादा अब्बू वो जब कहीं कोने में डेढ़ी में भी बैठे होते थे वो ऐसे लगता है जैसे पूरे घर में बैठे हो। क्या बात। अब तो वो सिर्फ नहीं रहा। सही सर, यहाँ पे छोटा सा मैं एक ब्रेक लूँगा, फिर वापस गुफ्तगू करते हैं। सिटी 10। वेलकम बैक। मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है और हम आपके साथ, आप हमारे साथ कुछ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, और उन हालात में जो मौजूद रह कर हम औरों को ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं और अपनी जान बचा कर ये चंद अल्फाज कह देते हैं कि ये तो शायद पहले माशरे को कहते थे और अब मोबाइल फ़ोन को ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं। लेकिन अपनी आप का अंदर देखना बहुत ज़रूरी है कि जैसे हमारे अबाव। तो हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर डिबेट बात करें सईद एजाज़ बुखारी साहब। सर, हम ब्रेक से पहले थे और बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि वाकई के जो पहले एक रिलेशन था, दस्तरखान भी लगता था, बड़े बूढ़ों का साथ आना, उनका इंतज़ार करना और फिर बैठना, और आपका साथ आपका बैठा हुआ बेटा अगर वो बहुत शदीद के बाबा जल्दी से मुझे निकाल देते, लेकिन हम उसको भी सिखा देते नहीं, दादा जान आ जाएँ तो फिर हम जो है वो करेंगे, या कहीं किसी इवेंट में जाना होता था। तो अब वो बच्चों में वो उजलत बहुत ज़्यादा है, और आप उसको अपनी अगर कोई चीज़ तनकीद या कोई चीज़ बताएं भी तो वो उसको अपनी गलती जो है वो तस्लीम नहीं करता हुआ दिखाई देता, बल्कि वो उस पर आर्गूमेंट पे आ जाता है। जी अज़हर मियां, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि आज की नस्ल का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, जो हमें प्रॉब्लम, उनका प्रॉब्लम नहीं है, जो हमें प्रॉब्लम लग रहा है कि वो सवाल करते हैं। वो कहते कि ये जो आप बात हमें बता रही, आपकी बात बिल्कुल हम मानने को तैयार है, लेकिन आप हमें बताइए इसकी वजह क्या है। सही। अब हमने चूंकि वजह नहीं पूछी थी और अमल किया था, तो आज हमें वजह पूछना तौहीन लगता है। सही। हालांकि हमें तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो रीजनिंग की तरफ जा रहा है, और रीजनेबल होता वो ही है जिसके पास रीजन होती। और जिस घड़ी उसके पास रीजन होगी वो आपसे पूछेगा, आप उससे उलझने की बजाय, उसे बेअदबी समझने की बजाय आप उसे कहे कि आइए बैठते। बल्कि ये तो और भी अच्छी बात है कि वो फिक्र अंगेज गुफ्तगू की तरफ वो दाखिल होना चाहता है। वो ये चाहता है कि उसके साथ बैठकर इस मौजू पर बात की जाए, गुफ्तगू की जाए, हुक्म अहकाम नहीं, बात की जाए। जब उसे समझ आएगी तो वो जो अमल करेगा उस अमल की तौकीर ही और होगी। आपने माजी में देखा होगा, जैसे अभी अपने दस्तरखान का बड़ा खूबसूरत मेरे सामने तो तस्वीरें बन गई ना, जब आपने दस्तरखान का हवाला दिया, आपने देखा कि ईद नमाज पढ़ने के लिए जब जा रहे थे बुजुर्ग, तो उनके यहाँ आपको नजर आता होगा कि एक हुस्न तरतीब होती थी चलने में। कि आगे दादा अब्बू चल रहे हैं, फिर पीछे वालिद साहब चल रहे हैं, फिर उनके पीछे बड़ा भाई पहले है, छोटा भाई उसके पीछे, एक तरतीब हुआ है। अब वो तरतीब भी तो तलकीन भी होती थी, समझ भी होती थी, और किसी के साथ सख्ती भी नहीं हो रही होती थी। अब यार हमें देखना है, ये जो हम बड़े हैं, जब तक हम नहीं देखेंगे फिर क्यों कौन देखेगा? और अपनों को अगर हम नहीं देखेंगे तो कोई और क्यों आकर देखेगा? तो आप बच्चों के आर्गुमेंट करने को ओन करें। देखिए, जब कुरान कह रहे फला तदब्बरू फला तफक्करू, कि तुम तदब्बर क्यों नहीं करते, तुम फिक्र क्यों नहीं करते, हम यार वो बच्चा भी तो आपसे वही कह रहा है ना। आप जब उसे कहते कि बेटा यहाँ इस तरह नहीं इस तरह बैठो, वो कहे मैं क्यों बैठूं, मैं तो अपनी मर्जी से बैठूंगा। आप उससे उलझ क्यों पड़ते हैं? आप उसे बताएं कि बेटा एक तो ये तर्ज गुफ्तार जो है
ये दुरुस्त नहीं है। मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर हमेशा आखिर में कहता हूँ कि इख्तलाफ राय का हक आप महफूज रखते हैं, बजरत तर्ज इख्तलाफ राय का ख्याल रखिएगा, चूंकि तर्ज इख्तलाफ राय से तो मसाइल हैं सारे के सारे। तो उसी बच्चे को जब हम कहते हैं कि बेटा यूं बैठते हैं और इसके ये फ़वाइद हैं, वो क्यों नहीं बैठेगा? और अगर उसे आप कहोगे चूंकि मैं कह रहा हूं तुमने इस तरह बैठना है, तो साहब अब ये तो नहीं चलेगी, हम पे चल गई थी, हमारे आगे ही नहीं। हाँ, ऐसे ही कह रहे हैं। हकीकत है ये आखिरी एक अलग ही चीज़ें थी जो कि वो अच्छा मसला ये कि जो बीच वाला है ना, ये बर्दाश्त वाला जो है वो वही जैसे आपने अर्ज़ किया कि मैं कह रहा हूँ इसको कर लो, बजाय इसके कि उसको सुने। पहले हमारे बड़े बूढ़े हमारी बातों को मुकम्मल तरीके से सुनते थे, समझते थे, फिर उसको आदाब तरीके से जिस लाइक अगर हम बात करें PTV के ड्रामाज जो थे सबक आमेज़ हुआ करते थे, और अब के ड्रामाज तो हम कहते हैं भी हमें जो है वो हम फौरी तौर पर दूसरों के ऊपर डालना हमारे लिए आसान होता है। जैसे आपने बखूबी अर्ज़ किया कि हम आसान समझते हैं कि औरों पे डाल देना अपनी, क्योंकि हमने वो चीज़ें सीखी नहीं, हमने सवाल ही नहीं किया, जिसका आज जो है वो मैं समझता हूँ मेजॉरिटी जो है वो खमियाजा भुगत रही है, या फिर शायद मैं समझता हूँ कि वो फिर किनारा कशी कर लेती हैं। ठीक है, इसकी जो मर्ज़ी जो करे। जस्ट लाइक फ़ादर अगर किसी अच्छे महकमे में मौजूद हैं तो उनकी ख्वाहिश होती थी कि मेरी औलाद भी जो है वो इसी महकमे से जुड़ जाए, लेकिन हालात व वाक़यात चेंज होते जाते हैं और दुनिया के साथ चलना भी होता है। लेकिन अब जो है वो आज का बच्चा कहता है नहीं बाबा मुझे आप वाला काम तो नहीं करना, लेकिन मैंने अपना फ़ैसला कर लिया तो मैं तो ये करूँगा, और बाबा कहते हैं कि नहीं ये करना है तुमने। तो वहाँ पे भी मैं चीज़ें घरों में इख्तलाफात नज़र आते हैं। फिर माँ का साथ देना, नहीं बेटा सही तो कह रहा है, बेटी सही तो कह रही है। अब आप देखिए बड़े बड़े खूबसूरत पहलू की तरफ आप ले आए हैं। ये देखिए कि जो वालिद और वालदा के दरमियान इख्तलाफ है, माँ हमेशा एक ऐसी हस्ती रही है कि बच्चे उसी की साइड लेकर अपने बाप के साथ बात किया करते हैं। ये रहा है, ये अदब का भी तकाजा रहा है, और वैसे उनको पता भी होता है जिसने ज़ाहिर इतना अरसा उसको भुगत लिया है, उसके साथ रही है, तो उसको अंदाजा है कि अब इसको टैकल कैसे करना। अब उस सूरत में क्या होता है, बच्चे ज़ाहिर उसके पास चले जाते, लेकिन वालदा को कभी ये नहीं कहना चाहिए बच्चों के सामने कि ये ठीक तो कह रहा है। सही। वालिद को भी कभी ये नहीं कहना चाहिए बच्चों के सामने कि ये ठीक तो कह रहे हैं, बेशक वो दुरुस्त हो, पहले वो आपस में बैठ के उस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करें। और देखिए फैसला करना अगर आप नहीं सिखाएंगे तो वो फैसलों के भीड़ चढ़ता रहेगा। हमारे यहाँ बच्चों के फैसले तो हम करते हैं। अब आप देख लीजिए कि एक बेटी, मुझे याद पड़ता है एक दफा एक खातून ने मुझसे रब्ता किया कि उनकी बेटी छोटी सी 4, साढ़े 4, 5 बरस की, तो सर्दियां बहुत ज्यादा थी और उसका वो कहे कि मैंने गर्मियों वाले कपड़े पहन के, वो कहीं बाहर जा रहे थे, गाड़ी में बैठना जी जी। तो मुझे कहने लगी कि सर बताइए मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी वो क्लाइंट थी ये रिलेशनशिप कोचिंग के हवाले से। अच्छा। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी बहन इसके तो 2 हल हैं, एक तो है कि लगाओ इसको थप्पड़, कपड़े बदलवा और गाड़ी में बिठा दो, जो ट्रेडिशनल तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप गर्म कपड़े साथ रख लो और इसे कहो चलो बेटा तुम जैसे बैठना चाहती हो बैठ। जो ही वो गाड़ी के करीब जाएगी, दरवाजा खुलेगा, उसे ठंड लगेगी, तो वो आपसे कहेगी कि अम्मा मुझे ठंड लग रही है, तो उस वक्त आप उसे ये मत कहना मैं तो तुम्हें पहले ही कह रही थी, ये नहीं कहना उसको अपने गर्म कपड़े दे देने। अब क्या है कि वो एक्सपीरियंस करके सीख चुकी है कि उसकी वालदा उसे ऐसा क्यों कह रही थी। नेक्स्ट टाइम वो आपके साथ इस मौजू पर इस एतबार की जिद नहीं करेगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं बड़े उससे एहतराम से अर्ज करूंगा कि हमारे जो तरबियत करने वाले लोग हैं वो इंतहाई गैर तरबियत याफ्ता है। जब उनकी तरबियत नहीं हुई और आगे उनके सामने सवाल, अब क्या हो गया, मैं आपको बल्कि मिसाल दूं, जी 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 जी। आपके यहाँ जो भी सवाल आया करते थे वो सिलेबस से आते थे। जी जी। अब हमारे सामने आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गए। हमारा प्रॉब्लम ये, अब हमने जो पढ़ रखा है वो हमारे काम नहीं आ रहा वहां पर, जो हमने कर रखा है वो हमारे काम नहीं आ रहा वहां पर, और हम मजीद पढ़ने, तहकीक करने और रिलेशनशिप को समझने की तरफ जाने की बजाय हम उलझ पड़ते हैं। और जब हम उलझते हैं उसको अपना पैटर्न बना के वो रेड फ्लैग का हिस्सा बना देते हैं, तवज्जो उसकी तरफ देते नहीं और ग्रीन फ्लैग की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। ऐसा ही है हकीकत है। और मैं ये देखता था कि हमारे दौर में हम अपने वालिद साहब के जो है वो अपनी वालदा से बात करने में कबाहत फील महसूस नहीं करते थे और कह दिया करते थे, अम्मा से पूछ लिया करते थे। वालिद साहब के पास थोड़ा सा ज़रा एक वो दबदबा था, एक हमारे दादा की बात करें तो। लेकिन आज के दौर में वाकई ये बात सच है जो कि आप सही अर्ज़ कर रहे हैं कि ये फ़ौरन हम तनक़ीद, और वो तनक़ीद नहीं, वो हमें सिखाने की पोजीशन में होते थे और हम शायद वो उस चीज़ को मिस कर गए, जिसकी वजह से शायद आज जिन बच्चों की आगे शादियां हो रही हैं तो वो उनको जो है हम देख रहे हैं 100 अज़दवाजी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बनती हुई उस लेवल पे नहीं दिखाई दे रही जो हमारे या हमसे पहले के लोगों की दिखाई गई।
आप बजा फरमा रहे। गुजारिश इसमें मैं ये करूं सर। कि अब तो अजहर मियाँ हमें तो ये खौफ लाहिक हुआ है कि अब दादा दादी नजर भी आएंगे कि नहीं आएंगे, जितना तेजी से वो जो फैमिली जॉइंट फैमिली टूटी है। जी 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 अब जी। आप कहाँ दादा दादी देखते हैं? नहीं। आपको तो नजर है, अब दादा दादी हफ्ते के हफ्ते अंग्रेजों की तरह या महीने के महीने कहीं मिल मिला लिया तो मिल मिला लिया। अल्लाह अकबर। ऐसा है कि नहीं? सर ऐसा ही है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ तो जो खानदान होते थे बड़ी, और उसमें मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये जो प्राइवेसी इंश्योर नहीं की ना ये समधियों ने, मैं आजकल समधियों की भी ट्रेनिंग कर रहा हूं। मैं से पहले सिर्फ कोचिंग किया करता था, ये जो नए कपल्स होते थे, ये जी कपल्स होते थे। जी। समधियों की ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको समझ ही नहीं आ रही कि हमारे आगे हमारे साथ हो क्या रहा है। ये सिर्फ अगर मियाँ प्राइवेसी इंश्योर कर दे सास अपनी बहू की, वो कभी घर छोड़ के नहीं जाएगी, वो कभी अपने उसके बेटे को लेकर नहीं जाएगी। प्राइवेसी इंश्योर नहीं करते। अब देखिए, अगर सास पान की गिलोरी मुंह में लेके कमरे में पहुंच गई, ये स्कैनर अपनी आंखों से लेके कि इसने कपड़े कहाँ डाले हुए हैं, ये इसका वॉशरूम इतना गंदा क्यों हुआ है। अब यार उसका बेडरूम है, उसका वॉशरूम है, वो जैसे रखे, आप तो उधर मत जाइए हो। इसी तरह से जब जिस घड़ी वो बाहर जाती है, वो आदमी अपना यानी शौहर अपनी बीवी के लिए जब अपने उस जॉइंट फैमिली वाले घर में चीजें छुपा के लाएगा तो वो कैसे बाहर रहेगा? सही। और दरमियान में बच्चे भी अगर चिमट जाए और कहीं चचा ने वो पापड़ रखे हुए पॉकेट में और बच्चा आके चिमटा और सिगारे, यार वो तो आवाज पापड़ों की आ जाती है बाहर, अल्लाह। चॉकलेट पकड़े जाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि यार, इसीलिए आप देखें इन घरों में, ये फ्लैट्स में इधर उधर ये गली में फिरने लगते हैं ये हस्बैंड वाइफ, जब भड़ास दिल के निकालनी हो, चूंकि घर के अंदर तो बात ही नहीं कर सकते ये लोग। तो जॉइंट फैमिली में अभी भी जॉइंट फैमिली को बचाया जा सकता है अगर प्राइवेसी इंश्योर कर दे सास ससुर अपनी बहू की, अपने बेटे की, अपने उसके बहन भाई भी उसकी प्राइवेसी को इंश्योर कर दे, कोई जॉइंट फैमिली खराब होने का नहीं इम्कान है। लेकिन वो खराब सिर्फ इसलिए हो रही है कि आते हुए भी शबीर तो देखेगा, जाते हुए भी शबीर तो देखेगा, तो उसके नतीजे तो फिर यही निकलेंगे। हकीकत है सर, ऐसे ही है और ऐसे ही हो रहा है। और वाकई बड़ी खूबसूरत आपने बात की है सैयद एजाज, बहुत प्यारी गुफ्तगू आपने की है और आपने माजी को बड़े अच्छे तरीके से टटोल कर हमारे नाज़रीन के सामने पेश किया। और जनाब ये थे हमारे साथ, और वक्फ़ा लेंगे और वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर ख़िदमत होंगे सिटी एट 10 में। वेलकम बैक वंस अगेन। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग सिटी एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब अली। टॉपिक्स गुफ्तगू, बहुत कुछ सीखा सिखाया आज के इस प्रोग्राम में। वक्त करीबान पहुंचा है, लेकिन अब ख़ास टॉपिक की तरफ हम गामज़न होंगे और जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और वो इसलिए ज़रूरी कि अक्सर बेशतर जो है मुख्तलिफ़ हालात से हम दो चार हो जाते हैं। एक आम शहरी के लिए अदालत के ज़रिए कोई भी मामलात को हल कराना हो तो वो घबराहट का शिकार हो जाता है। कोई कानूनी कार्रवाई हो तो उसके लिए वो परेशान हो जाता है कि इसको किया जाए नहीं किया जाए, इस पर अमल किया जाए तो किससे रब्ता किया जाए, कौन सही मुझे रास्ता दिखलाएगा जो मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हालात और वाक़यात तो ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें, एक बींगा मुस्लिम अफ़ू दरगुज़र का नाम भी है। और दूसरा, दुनियावी सतह पर देखा जाए तो एक निज़ाम अदालत का भी मौजूद है कि अगर आप किसी मामलात में ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिससे निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई, किसी वकील की सपोर्ट और चीज़ों को साथ लेते हुए या पुलिस महकमे से आप अपने इदारे जो करीबी मौजूद होते हैं वहाँ से आप अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इक़दाम हैं। आज हमें जो है वो ज्वाइन करेंगी हमें तो मिस बैरिस्टर ज़हरा सहर वीरानी साहिबा एज ए एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ सीखेंगे, सिखाएंगे और कुछ मसले जो बेसिक्स हैं हम उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। वेलकम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाला। ऑफ कोर्स मैडम, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इंसाफ का मिलना थोड़ा सा कहीं कहीं लोगों की निगाह में, सोच में और औरों की सोच को मिल जाकर ये कन्फ्यूजन का शिकार कर देता है कि यार चलो छोड़ो, रहने दो, जाने दो। लेकिन कहीं कहीं बात कि किससे रब्ता करें, कैसे मसले को हल करें, कहीं खुदा न खास्ता मैं ही ना फंस जाऊँ, मैं इसके कहीं ऐसा ना सिलसिला ही जुड़ता चला जाए। अगर किसी जुर्म के लिए, किसी ऐसी चीज़ के लिए मैं FIR कटवा दूँ तो ऐसा ना हो कि फिर ज़िंदगी भर की मुझे पेशी इख्तियार करनी पड़ जाए। तो लोग बहुत डरते हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बहुत साफ़ शफाफ तरीक़े से जो है हमारी अदालत की बात, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए
कि आवाम के लिए जो है एक अच्छे अंदाज में उनके लिए मुस्बत रास्ते अख्तियारात करती है और उनको हक दिलवाती है। तो इस पर थोड़ा सा प्लीज़ रोशनी डालें। एक आम शहरी जो घबराता है, अपने मसाइल छोड़ जाता है, हिम्मत हार जाता है। नहीं, देखिए, आई थिंक जो अपने हक पे हो वो हक के लिए ज़रूर लड़े। अब या तो वो, जैसे हमारे जो कानून है उसमें हमने सिविल और क्रिमिनल को डिवाइड, एक मेजर डिवाइड किया हुआ है। सो अगर हम कोई क्रिमिनल एफआईआर कराना चाहें तो पहले सबसे पहला स्टेप होता है पुलिस स्टेशन जाना। पुलिस स्टेशन में आप जाके अपने कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं। उसके बाद अगर बिलफर्ज पुलिस अफसरान नहीं आपकी एफआईआर दर्ज करें या लॉन्च करें, तो फिर आपके पास अदालत में जाने का बिल्कुल हक है कि आप अदालत में जाके कहें कि मेरी एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही। ठीक। उसी और ये क्रिमिनल में तो ऑफ कोर्स थेफ्ट आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो क्रिमिनल लॉ में के अंडर फॉल करती हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर किसी ने आपको डिफेम किया हो, किसी ने आपकी वजूद के ऊपर क्वेश्चन उठाया हो और लोगों के सामने इस बात पे को वाज़ेह किया हो, तो फिर आप एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। वो भी क्रिमिनल कंप्लेंट होती है, लेकिन उसके लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं होती। मोस्टली क्रिमिनल काम पुलिस स्टेशन से शुरू होता है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, जैसे डिफेमेशन हो गया, उन ऐसे टॉपिक्स पर, ऐसे जो एरियाज ऑफ लॉ हैं, उसके लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम सिविल काम की बात करते हैं तो सिविल में क्या आता है? प्रॉपर्टी आता है, आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क आता है, आपकी फैमिली आता है, इनहेरिटेंस हो गया। फैमिली लॉ के लिए आपके पास फैमिली कोर्ट्स होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कहलाते हैं। अब लास्ट ईयर से सारे जो सिविल मैटर्स हैं पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किए जाते हैं, सिविल सूट्स कहलाते हैं। तो उस तरीके से फर्स्ट स्टेप यही होता है। ठीक ठीक। यानी कि अमूमी तौर पर हम यही माइंडसेट, ये आपने बड़ा अच्छा क्लियर वाज़े कर दिया कि हर चीज़ के लिए जो है वो आपने पुलिस स्टेशन नहीं जाना उसके लिए। तो और जो ये अज़दवाजी ज़िंदगी के जो मामलात हैं, जो दिन ब दिन हम ये देख रहे हैं, तब्दीली का शिकार, तशद्दुद, मियाँ बीवी के दरमियान के मामलात जो हमारे दौर या हमसे पहले, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि हमारे दादा दादी या हमारे पेरेंट्स की ज़िंदगियाँ जो हमने कामयाब देखी हैं तकरीबन, तो उसमें भी होती थी चीज़ें। लेकिन आज के दौर में जो नौजवान हैं उनकी शादियाँ हो रही हैं और फ़ौरन घर जो है वो ख़त्ताम पज़ीर होता हुआ दिखाई देता है, बच्चे भी होते हैं, उसमें फैमिलीज़ बहुत सारी जुड़ी हुई होती हैं। तो इसको आप किस तरीके से करेंगी कि कोई ख़ातून किस तरह मामलात को हल करे, अगर मर्द है तो वो किस तरीके से चीज़ों को हल करे कि ज़िंदगी भी बच जाए और घर भी बच जाए? देखिए, वो बहुत डिपेंड करता है कि तशद्दुद हो रहा है, नहीं हो रहा, किस किस्म का हो रहा है, क्या वो वापस रिकंसाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बट ईदर वे सबसे पहले ये होता है कि आप एक ऑफकोर्स एक वकील के पास जाएंगे। आपका अगर फैमिली केस है तो आप अपना फैमिली कोर्ट्स में वहाँ दर्ज होगी, आपकी एप्लीकेशन हो गई, आपका सूट हो गया। और अगर आप फॉर वुमन, जो खातून के लिए अखराजात होता है, बच्चों की गार्डियनशिप होती है और बच्चों की कभी कभी कस्टडी भी होती है। जो वालिद होते हैं उनके लिए कस्टडी का मामला होता है। उसके अलावा वो कभी कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी वाइफ को वापस बुलाना चाहता हूँ अपने घर, अगर लड़की हो गई हो तो उसके लिए कॉन्जुगल राइट्स का केस फाइल करना पड़ता है। ये सारे केसेस जो हैं ये फैमिली कोर्ट में ही फाइल होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके जैसे करीबी पुलिस स्टेशन जो होता है उसकी महदूद तक आपका ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल और साउथ में डिवाइड हुआ होता है। तो आप पहले जाके देखेंगे कि आपका करीबी पुलिस थाना कहाँ है, वकील से रब्ता करेंगे और फिर वहाँ फाइल कर सकते हैं। जैसे जिस हद तक ख़वातीन की वापस अगर हम बात करें तो वो खुला के लिए अप्लाई कर सकती हैं कोर्ट में। ये उस वक्त होता है, हम तो सब चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो और कोर्ट भी ये चाहता है। जब आप कोर्ट में फाइल भी करते हैं तो एक दफ़ा जज साहब के सामने भी मियाँ बीवी जो बैठते हैं और वो बताते हैं कि क्या हमें क्या कोई तरीका है, कोई ज़रिया है जिसकी वजह से हम वापस रिकंसाइल कर लें, हम एक साथ रह जाएं, हमारे बच्चों का एक होता है ना मुस्तकबिल बेहतर हो जाए, कि हम एक साथ एक घर को बसा लें। तो ये सारे मीडिएशन जैसे पॉइंट्स होते हैं वो होता है। यहाँ तक कि फैमिली लॉ में मीडिएशन भी होती है, जैसे हमारी फॉर्म मीडिएशन करती है, हम क्वालिफाइड मीडिएटर्स हैं। तो इफ नथिंग एल्स, सबसे पहले तो हम कहते हैं कि आपकी सुलह हो सकती है। तो एक जिम्मेदारी एक
ना सिर्फ एक जज साहब की है या साहिबा की, पर आपके वकील की भी है, जो आपको कहें कि देखिए क्या हम मीडिएशन कर सकते हैं, क्या किसी तरीके से सुलह हो सकती है। ओके फाइन। और बहुत से अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि कई मामलात नहीं होते, लोग अटल हो जाते हैं अपने फ़ैसलों पे, जबकि आप लोग उनको बड़ा अच्छा गाइड कर रहे होते हैं, जैसा भी गाइड कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से घर बच जाए, कि घर आबाद ही रहे जिस तरह से आबाद हुआ था। लेकिन बस वही है कि औरों की बातों में आ के लोग क्या कहेंगे, वो ऐसे मेरा निज़ाम, इन चीज़ों की वजह से आके घर डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर अगर खुदा न खास्ता मामला बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में चले जाते हैं तो बहुत से जगहों पे हम देखते हैं कि मर्द हजरात के ऊपर जो लॉ लागू होता है कि आपने इनको इनके बच्चों का कफ़ालत सब चीज़ें करनी है, वो इससे दूरी इख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं, या वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं या नहीं जा पाते। इस पे क्या लॉ कहता है कि खुदा न खास्ता बंदा इससे भागना चाहे कि जी मेरी तो तनख्वाह ही नहीं आ रही, मेरा तो कारोबार नहीं चल रहा, मैं कहाँ से दूँ, तो इसमें किस तरीके से उसको बुनियादी हकूक़ मिल सकेंगे उस औरत को जो उसके बच्चों की परवरिश कर रही है? अगर एक दफ़ा डिग्री आ गई, देखिए जैसे मैंने कहा था, जो अगर हम अखराजात की बात करते हैं तो सूट फॉर मेंटेनेंस फाइल होता है फैमिली कोर्ट्स में। जब सूट फॉर मेंटेनेंस डिग्री हो जाता है, मतलब उसमें सारा जिरा हो जाता है, एविडेंस और सबूत जज साहब के सामने पेश हो जाते हैं दोनों पार्टीज के साइड से, क्योंकि देखिए मौका तो दोनों पार्टीज को मिलता है अपनी केस को प्रूव करने के लिए। उसके बाद आखिर में अगर डिग्री हो जाए खातून की, और होती है अमूमन, सिर्फ अमाउंट पर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट उनको मिलेगा या उनके बच्चों की फ्यूचर के लिए। तो उसके लिए आप एग्जीक्यूशन में जा सकते हैं। और अगर कोई उनका जो एक्स हस्बैंड हो या साबका हस्बैंड भी हो, अगर वो देना ना चाहे, अखराजात उठाना ना चाहे, तो उनके खिलाफ उनकी एनआईसी ब्लॉक हो सकता है, उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट तक पहुंच सकते हैं। पहले बेलेबल होता है, फिर नॉन बेलेबल, उनकी बैंक अकाउंट्स को बंद किया जाता है। तो ये एक एक्सट्रीम मेजर है जो जो कोर्ट लेती भी है और लिया जा भी सकता है, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब एक कोर्ट की डिग्री हो तो उसके साथ फिर उसको उस पर अमल करना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। और अगर इसी चीज़ को थोड़ा सा यूँ इसका अपोजिट देख लें, मर्द की निगाह से, कि फॉर एग्जांपल कि हस्बैंड की जॉब ख़त्म हो गई थी और बाय लक उसकी लक ऐसी रही कि उस बेचारे की जॉब नहीं हो पाई और वो घर को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, जो कि उसकी ज़िम्मेदारी थी। और खातून खाना ने कहा कि चलें मैं कुछ गुज़र बसर करने के लिए कोई ट्यूशन पढ़ा देती हूँ या कुछ कर देती हूँ, और एंड ऑफ टाइम मामला जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इस पर भी कि किसी ने खुदा न खास्ता खातून का या माइंड सेट चेंज हो जाता है या किसी ऐसी वजह से XYZ, तो ऐसे में और मर्द इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है, तो फिर इस पोजीशन में मर्द को क्या रिलीफ मिलता है? कोई टाइम मिलता है उसको ख़ास? उनको टाइम मिलता है, पेमेंट प्लान भी बनते हैं कि देखिए ठीक है, अगर अभी आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो इस ड्यूरेशन में आप दे दें। लेकिन देखिए इस्लामी तौर पर भी और जो हमारे पाकिस्तान के लॉज है उसमें अनटिल अगर बच्ची जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती और एक बेटा जो जब तक 18 साल का नहीं होता, उसके अखराजात फादर ही उठाने पड़ते हैं। दैट इज हाउ हमारा दीन भी कहता है। तो अगर एक डिग्री आई हो और वो अमाउंट ज़्यादा भी हो, तो अगर उस वक्त नहीं दे सकता एज आई सेड अर्लियर, तो फिर उसको इंस्टॉलमेंट्स में, किस्तों में देने का पूरा हक होता है, और वो बस एक दरख्वास्त दे सकता है कोर्ट को कि मैं एक साथ नहीं पे कर सकता, लेकिन वो दे दे भागने के बजाय। सिलसिला यूँ जारी सारी है और वक्फा बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को दोनों तरफ से हम देख भी रहे हैं और फिर ये भी देखेंगे कि कारोबारी एतबार से भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि दुकान अक्सर बेशतर किराए पे ली जाती है, अक्सर बेशतर लोग स्टे ले लेते हैं या बैठ जाते हैं, दुकान खाली भी नहीं करते, और जिसकी एक्चुअल दुकान होती है उसको किराया बढ़ाना हो तो वो समटाइम कुछ लोग रब्ता भी कर लेते हैं, ना हो तो वो किराया नहीं भी देते। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ों की मैं कोशिश करूँगा मैं बात करूँ, लेकिन छोटी सी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है सिटी एट 10 इस मॉर्निंग शो में। आपको वेलकम करेंगे और डिस्कस कर रहे हैं जनाब हमारा लास्ट टॉपिक, हमारा बस जहाज़ टेक ऑफ की जानिब है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने कोशिश की कि मेरी टीम ने अपने चैनल के तवस्सुत से आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद चीज़ हासिल आपको हो सके। तो हमारे साथ बैरिस्टर ज़हरा सहर वियानी साहिबा मौजूद हैं, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। इससे पहले हम टॉपिक पर बात करते हैं मैडम के मियाँ बीवी की अज़दवाजी ज़िंदगी, और वो बड़ा अच्छा आपने उसको एक्सप्लेन किया। मैडम थोड़ा सा मैं रुख करूँगा कारोबारी एतबार से, जो अफराद अपनी दुकान किराए पे देते हैं या किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं और वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं होती,
या वो किराए पे देने वाली दुकान जो है अगर वो उसका किराया बढ़ाना चाहता है और खुदा न खास्ता किराएदार जो है वो रुजू कर ले कि भाई मेरा कारोबार नहीं चल रहा है और ये मुझसे कहता है किराया बढ़ाओ, मैं नहीं बढ़ा सकता, और वो केस खुदा न खास्ता मालिक जो है वो फ़ाइल कर दे, तो ऐसे में मालिक कहाँ मौजूद है और एक किराएदार कहाँ मौजूद है? देखिए, हमारे पास हर जगह रेंट के जो हमारे डिफरेंट कंट्रोलमेंट्स होते हैं, वहाँ रेंट की कंट्रोलर बैठते हैं। तो वहाँ आराम से एक एप्लीकेशन दी जा सकती है कि मुझे रेंट बढ़ाना है, या जो मेरे अभी जो हैं टेनेंट्स हैं, किराएदार हैं, वो छोड़ के नहीं जा रहे। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी दुकान कहीं बेच दूँ या अपना घर कहीं बेच दूँ, और या अपने घर को मुझे इस्तेमाल करना है, तो रेंट कंट्रोलर के पास दरख्वास्त आराम से फाइल हो सकती है। अगर वहाँ भी नहीं तो फिर सिविल सूट को कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। आपका जब एक लैंडलॉर्ड टेनेंट हो, या जैसे आपने कहा कि जो दुकान का ओनर हो, और अगेन टेनेंट ही कहलाता है किराएदार, तो उनकी बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसको आराम से आप सिविल सूट में फाइल कर सकते हैं। और इसमें सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। अगर किराएदार रेंट बढ़ा नहीं रहा तो रेंट कंट्रोलर के पास, लेकिन अगर पुराना रेंट दिया नहीं हो तो वो रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। अगर वो रेंट को अगर उनको खाली करवाना हो तो रेंट कंट्रोलर से भी रुजू कर सकते हैं, और सिविल सूट में भी कि एविक्शन करानी है, एविक्शन ऑफ द टेनेंट, किराएदार को हटाना है अपने प्रेमिसेस से फॉर वट एवर रीज़न, बोनाफाइड कि आपको मुझे बेचना है, मुझे किराया बढ़ाना है, ये बढ़ा नहीं दे रहे, मेरे बढ़ाने ड्यूज़ क्लियर नहीं कर रहे, ये सारे मामलात रेंट कंट्रोलर या सिविल सूट में आप जाके हल करवा सकते हैं। वो दुकानदार है, वो किराया फॉर एग्जाम्पल नहीं निकाल पा रहा है, लेकिन मालिक कहता है कि मेरी दुकान खाली करो भाई, मेरा तो गुजारा नहीं हो रहा, अदरवाइज़ फिर मैं एक्शन लेता हूँ तुम्हारे खिलाफ। तो ऐसे में कोर्ट फिर क्या फ़ैसला करता है दोनों के लिए? कोई बीच का रास्ता प्लीज़ कोई क्लियर कीजिए। जी, देखिए, बीच का रास्ता यही होता है कि अगर टेनेंट है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं, मैं देने को तैयार हूँ, यहीं से मेरी आमदनी आती है, तो जज साहब ट्राई कर सकते हैं नेगोशिएट करने के लिए। अगेन नेगोशिएशन दो किस्म की होती हैं। एक तो कोर्ट से बाहर, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो कहलाती है, जो वकील हजरात एक साथ बैठ के ट्राई करते हैं कोई नेगोशिएट करने के लिए, वरना फिर जज साहब के सामने ही अपना वो मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं कि देखिए, मेरा मसला यही है कि मैं अभी इसको अभी पैसे नहीं दे सकती या दे सकता, लेकिन बाद में दे सकूंगा। तो उस तरीके से जज साहब भी कहते हैं चलो ठीक है, थोड़ी रियायत कर लें, लेकिन आखिर में जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है और जो रिकवरी जिसकी बनती है, हक तो वहीं जाएगा, और एविडेंस के बगैर ऑफ कोर्स कोई काम नहीं होता। एज लॉन्ग एज सबूत होगा, तो अगर लैंडलॉर्ड के पास सबूत है तो जीतेगा भी वही। अक्सर बेशतर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि चलो यार मैं घर ले लेता हूँ उसको किराए पे, क्योंकि मेरी जॉब से मेरी आमदनी पूरी नहीं हो रही, बच्चे भी पालने हैं, सब चीज़ें चलानी है और फुलफ़िल करना है। और हालात आपको माशरे के पता है कि हर इंसान 1 2 3 कहीं ना कहीं से काम कर ही रहा है, एक मर्द या औरत भी अब तो साथ लगी हुई है बेचारी। तो ऐसे में लोग डरते हैं कि यार मैं किराए पे दूंगा, दुकान हो, फ्लैट हो, घर हो, XYZ, तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि वो कब्ज़ा कर ले। तो क्या कोई लायमल उसको बना लेना चाहिए एक मालिकान को? जी, देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा होना चाहिए, क्योंकि फिर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होता है कोर्ट ऑफ लॉ में। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट मजबूत ना हो और उसमें सारे शराइत ना दिए गए हों, तो फिर बाद में कोई इशू आ सकता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट मजबूत हो तो देयर इज़ नो वे कि अगर वो किराएदार जा नहीं रहा हो, कब्ज़ा करने की कोशिश भी कर रहा हो, फिर आप कोर्ट की तरफ अपना केस लेके जाएं, एंड आप इन केस 100% एज लॉन्ग एज एविडेंस हो तो ठीक है, टाइम लगता है, लेकिन लैंडलॉर्ड के हक में ही होगा। लेकिन अगर जैसे एक फ़र्द कहे कि मेरी जॉब चली गई है और मुझसे रेंट मांग रहा है, मेरे बच्चों का साथ है, ये मुझे आगे घर खाली करा रहा है, मुझे 2 महीने से मैं किराया नहीं दे पा रहा हूँ, या मेरी दुकान नहीं चल रही है लेकिन मुझे उम्मीद आगे दुकान चल जाएगी, और ये फिर मुझे फ़ोर्स कर रहा है कि नहीं यार आप मेरी दुकान खाली करें या मेरा मकान खाली करें, तो ऐसे में शॉप के लिए क्या मामलात होते हैं? और जिस घर में फैमिली रह रही हो और वो रेंट ना दे पा रहा हो किसी वजूहत की बिना पर, और 2-3 माह गुजर गए हो, तो फिर ऐसे में वो क्या करे? वो देखिए, अनफॉर्चुनेटली कानून जज साहब भी यही कहेंगे ना कि आप एक 2 और महीने लगा लें, ठीक है, लेकिन उस में भी अगर अनलेस कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर लैंडलॉर्ड खुद ही बात मान ले, उसके अलावा कोई हल नहीं है। ओके, तो क्या मालिक के पास ये हक़ होता है कि वो जैसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अर्ज़ किया
कि 2 महीने दे दो उसको, 1 महीना और दे दो, जहाँ तुमने 3 महीने, तो उसके बाद राइट होता है कि वो घर खाली करा सकता है फिर वो, या वो दुकान जी, खाली करा सकता बिल्कुल, है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, हक तो उनका ही है ना, कि घर उनका है, मकान उनका है, ठीक है। तो फिर टेनेंट का की हकूक सिर्फ एक महदूद तक होते हैं, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा तो और कुछ ओके नहीं। फ़ाइन। आखिर में पूछना चाहूँगा, हमारे यहाँ माशाल्लाह से लोग गाड़ियाँ भी ख़रीद रहे हैं, सोसाइटीज़ भी बन रही हैं, लेकिन पार्किंग इश्यूज़ हम देख रहे हैं कि कोई किसी की जगह पे खड़ी कर देता है, कोई कहीं खड़ी करता है, किसी की 1 से 2 गाड़ियाँ हो जाती हैं, तो किसी से रिक्वेस्ट करके उसके घर के पास आगे पीछे खड़ी कर देना। तो या पार्क फेसिंग वाले घर के सामने वो फ़र्द गाड़ी खड़ी कर दे कि जिसका उसका घर ना हो, और सामने से परमिशन भी अगर वो ले ले, इसके बावजूद अगर वो उससे कहे कि नहीं आप इसको यहाँ से हटाएं, और नहीं हटाए तो फिर वो कानूनी कार्रवाई जो है वो कर दे। तो ऐसे में हुकूक़ुल इबाद जहाँ नज़र आ रहे होते हैं कि चलो मिलजुल के ज़िंदगी गुजारो, लेकिन ऐसे में फिर इंसान कहाँ किधर जाए, उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए कि क्या फिर वो जो एक जनरल पार्किंग है जिसको सामने वाला कहता है कि ये मेरी पार्क फेसिंग का घर है, तो मैं जो है आप यहाँ से गाड़ी हटा दें, और ये घर के पास भी मेरी गाड़ी खड़ी होनी है, और मेरे घर के सामने जो पार्क है इसके सामने भी खड़ी होनी है, चाहे दीवार हो, पार्क हो या ना हो। तो ऐसे में जो उस गली में रहने वाले जिनके पास गाड़ी या जगह नहीं है, तो ऐसे में खुदा न खास्ता वो जो पार्क फेसिंग, वॉल फेसिंग वाले फ़र्द उसके ऊपर केस फाइल कर देता है, तो फिर क्या इसका कोई है मोहल्ले के एतबार से, क्या समझाना चाहेंगे आप? देखिए, मोहल्ले के एतबार से कोई कानून तो है नहीं। ठीक है। अब वो यही है, आपस में अगर किसी को एक पार्किंग स्पेस मिली हुई है और किसी और ने उनकी स्पेस पे लेकिन उसका सबूत भी होना चाहिए। ठीक तो है। अगर ऐसी वो कह रहे हैं कि मेरा उन्होंने अपनी 1.5 इंच की बोला हुआ कि यही मेरी पार्किंग है, यही मैंने अपने आप को और सामने जैसे आपने कहा कि मेरे भाई करेगा पार्क। तो अगर अनलेस उनके पास कोई सबूत हो, या अनलेस उनके पास कोई कागज़ात हो दिखाने के लिए, या कॉन्ट्रैक्ट हो कि देखिए मुझे ये एलोकेट की गई थी, उनका कोई हक नहीं है। जो पहले आए वो पार्क कर ले। अच्छा। लेकिन अगर वो करते हैं या कोई वो तो फिर देखिए एक कोई किसी की सोर्स होती है, वो कहते हैं कि देखिए नहीं हम इस पे जोर ज़बरदस्ती करेंगे, वो एक अलग बात होती है। लेकिन उसके अलावा कोई कानून में बात नहीं है। अच्छा, नहीं है, और कोई ताकतवर शख्सियत हो और वो कहीं रुजू करे, तो ऐसे में वो आम आदमी जो उससे एक ज़माने परमिशन लेके बैठा हो, या उसने वैसे ही गाड़ी खड़ी कर दी हो उसके घर के सामने, बेशक उसके घर के सर पे ना खड़ी की हो, उसके घर के पास ना हो, लेकिन उसके घर के सामने खड़ी करो, चाहे दीवार हो या, और ये भी ना हो कि जब हो तो स्पेस आप खड़ी, तो अक्सर बेशतर हम देखते हैं सोसाइटीज़ में बड़े मसले रहते हैं, गाड़ी किसी खड़ी हुई है यहाँ से हटाएं, और कुछ लोग जो ताकतवर लोग होते हैं थोड़े, या जिनके लिंक्स होते हैं, तो वो फौरी तौर पर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। तो एक गलत बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई वो तो तो नहीं है, कोई कानून जो है वो? नहीं, कानूनी तौर पर कोई ऐसा नहीं है। अगर कोई किसी के पास कागज़ात हो तो फिर वो कर सकते हैं पार्क, नहीं हो उनका कोई हक नहीं है वहाँ पार्क करने का। जो पहला है वो पार्क कर वो ले। पहले पार्क करे। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। जनाब अली बैरिस्टर ज़हरा वयानी साहिबा, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट की हैसियत रखती हैं। ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा बहुत सारे सवालात तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हमारा वक्त कम होता है। उस कम वक्त में हमारी टीम और हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी तक जो है आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, खुश करने के लिए और फ़ायदेमंद रखने के लिए, सेहतमंद बनाने के लिए हम लोगों को जोड़ते रहते हैं और उससे आप इस्तेफ़ादा हासिल करते रहते हैं। आज का वक्त यहीं इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अब वक्त है जाने का, कल फिर आने का, और यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आने वाला वक्त, मिनट, घंटा, दिन, साल, महीना अच्छा, खैर व आफ़ियत, बरकत वाला रखे, साथ रहें, आबाद रहें। बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए, और जो अच्छा लगे, वैसे सारे हमने कोशिश की हम अपने तक, आप तक अच्छा पहुंचाएं। दुआओं में याद रखिएगा, कहा सुना माफ़ कीजिएगा। ज़िंदगी तो फिर होगी मुलाकात। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त। सिटी 10 से पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।